पंचम भाव देखा जाएगा, सप्तम भाव देखा जाएगा कि इन दोनों के स्वामी कहाँ बैठे हैं, किसके घर में बैठे, क्या की स्थिति में बैठे, ठीक है ना, शत्रु के घर में बैठे, मित्र के घर में बैठे, ये सब चीजें देखा जाएगा। उसके पश्चात प्रेमी वाले ग्रह कौन से हैं, तो प्रेमी वाले को ग्रह इत्यादि रहते हैं, शुक्र है प्रेम विवाह वाले ग्रह, ठीक है, वो आप देख लीजिए भाई, प्रेम विवाह जो प्रेम और विवाह तक ले जाता है वो शुक्र ही है, ठीक है, क्योंकि शुक्र दोनों दोनों काम करते हैं, प्रेम विवाह दोनों का काम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले शुक्र जो है वो जल तत्व के हैं, जल तत्व मतलब हमारी भावना कारक होते हैं। हमने जब आपको नवग्रह में शुक्र के विषय में बताया था तो आपने देखिए क्या बताया था, शुक्र का तात्पर्य क्या है, हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स, हमारा प्रेम, हमारी, ठीक है, हमारा शुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम, हमारा माइक ऑफ करें, हमारा वासनात्मक प्रेम, ठीक है, ये सब कुछ कौन ग्रह दिखाएंगे, ये सब शुक्र दिखाएंगे। अब आप ये देखिए शुक्र जब प्रेम इत्यादि दिखाएंगे तो बोलिए फिर विवाह क्यों, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं बोलना है कि शुक्र भी क्या है, गुरु है, अर्थात टीचर है, वो किसके टीचर है, दैत्यों के, और शुक्र भी क्या है, शुभ ग्रह है, तो इसीलिए वो भी विवाह कराते हैं, ठीक है, तो इसलिए आप ये देखिए ये शुक्र इत्यादि देखना, तो ऐसे आप ये देखिए सबसे पहले कभी भी आप लोग के सामने कोई भी प्रश्न आए तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें कौन से भाव पे फोकस करना है और कौन से ग्रह पर फोकस करना है। अब सोहित जी अब आप अपने से देखिए, हम इसमें कुछ नहीं बताएंगे, आप अब अपने से क्या देखेंगे, आप अपने से यह देखेंगे कि आप ये देखिए उस जन्म कुंडली में पंचम एवं सप्तम भाव यदि दोनों ही भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी रहेगी और अगर शुक्र का भी सपोर्ट रहेगा, अर्थात शुक्र भी यदि पंचम भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं या पंचम भाव के स्वामी के साथ बैठे, सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह इत्यादि हो सकता है, ठीक है, ये चीज है। चलिए और किसी का आपका कोई प्रश्न बोले, प्रश्न बताए जल्दी जल्दी आप लोग, फिर उसके पश्चात हम लोग आगे अपने इम्पोर्टेंट विषय पर चले, बोले जल्दी जल्दी बस बोलिएगा। शुक्र में अपन जातक और जातिका दोनों का देखते हैं कि गुरु से जातिका का और शुक्र से, यदि प्रेम विवाह की बातचीत है तो नॉर्मल में आप ये देखिए गुरु इत्यादि देख सकते हैं, लेकिन विवाह के लिए कभी भी शुक्र और गुरु दोनों ही देखना है। कन्याओं के लिए गुरु देखिए विशेष रूप से, लड़कों के लिए शुक्र देखिए, लड़कों के लिए शुक्र ना। और गुरुदेव जैसे अपन लोग जो विवाह का वो मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें फिर अपन सूर्य को क्यों देखते हैं, लड़कों का सूर्य वो अलग विषय, वो मुहूर्त का विषय वो अलग विषय है। अच्छा। तो हमें जन्म कुंडली में आप ये देखिए जब भी विवाह इत्यादि की कोई लड़का आए या लड़की आए तो शुक्र एवं गुरु इत्यादि देखना है और इसके साथ साथ दोनों को मंगल अवश्य देखना है। प्रेम विवाह के लिए शुक्र देखेंगे और लड़की के लिए गुरु और लड़के के लिए शुक्र, ये एक प्रकार से अपन मान लें। जी बिल्कुल ठीक है। चलिए और किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी को सादर जी बोले विश्वास जी, बोले विश्वास जल्दी प्रश्न बोले। गुरुजी कल का क्लास में गुरुजी बहुत नेटवर्क से आप देखिए कल जी माइक ऑफ करें, कल आप ये देखिए हमने ग्रहों का दोषाहरण बताया था, अर्थात जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान होते हैं, जैसे आप ये मान के चलिए कि सूर्य यदि बलवान है तो सूर्य यदि हमारी जन्म कुंडली में बलवान है और बाकी नीचे वाले ग्रह अर्थात यदि कमजोर भी हुए तो भी क्या होगा, अर्थात उनके दोष का हरण हो जाएगा। तो एक दोषाहरण बताया था और ग्रहों के विटामिन बताए थे, तो आप याद कर लीजिएगा कि जो ग्रह जिस प्रकार मतलब जो ग्रह मजबूत रहेगा तो उसी ग्रह से संबंधित हमारे शरीर में विटामिन भी मजबूत रहेंगे, और जो ग्रह कमजोर रहेगा तो उस ग्रह से संबंधित हमारे शरीर में आप ये देखिए विटामिन भी कमजोर रहेंगे, ठीक है। गुरुजी एक और सवाल, हाँ बोले विश्वास जी। जैसे गुरुजी आपने बताया था कि अग्नि और जल तत्व का एक वो समानता नहीं है, मित्र मतलब जल तत्व और वायु मतलब आकाश तत्व ये तो मिले हुए रहते हैं, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है गुरुजी, इसका थोड़ा समझा दीजिएगा गुरुजी। देखिए बहुत आप अपने मस्तिष्क से सोचिएगा तो अपने आप उत्तर निकल आएगा। कोई भी आप ये देखिए ऐसे दो तत्व जो कि जब आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं विरोध उत्पन्न करते हैं, अर्थात विस्फोट होता है, तो वो तो तत्व में कभी भी ग्रह मिलेंगे तो वो चीजें कहीं ना कहीं खराब होगी। जैसे जल और अग्नि, आपने बताया था जैसे जल और अग्नि हो गया, और इसके साथ साथ आप ये देखिए अब जल और अग्नि हो गया, तो इसमें इसलिए हमने आपको सबको एक बहुत सिंपल आइडिया बताया था कि जितनी भी पुरुष राशि है वो सब मित्र हैं और जितनी भी स्त्री राशियां हैं वो सब मित्र हैं। अब आप ये देखिए अग्नि तत्व और वायु तत्व इस हिसाब से दोनों मित्र हो गए, यही पूछ रहे अग्नि और वायु मित्र हो गए, और उसके बाद आप ये देखिए जल और पृथ्वी को दोनों मित्र हो गए, क्योंकि जल हमेशा कोई ना कोई पृथ्वी पर रहेगा, अर्थात पृथ्वी तत्व पर रहेंगे, एवं अग्नि हमेशा आप ये देखिए वायु उसकी सहायता करते हैं, अर्थात उसको आगे वृद्धि करते हैं, ठीक है। जब बिना वायु की अग्नि नहीं जल सकती, तो आपसे हम लोग देखेंगे, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे तो और चीजें होती जाएंगी। आकाश तत्व गुरुजी,
आकाश तत्व ग्रह पृथ्वी राशियों में नहीं होता, आकाश तत्व सिर्फ ग्रह में। गुरु जी हैं, गुरु हैं जो आकाश तत्व, तो गुरु वो भी वायु में बैठेंगे, वायु उनके मित्र हो गए, और पुरुष राशियां जो होगी मित्र हो गए क्योंकि गुरु भी पुरुष है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट कोई प्रश्न हो तो आप बोलें। एक सेकंड, नीलेश जी बोले, प्रश्न बोले नीलेश जी। गुरु जी लग्न भाव में अगर केतु बैठा हो, सप्तम भाव में फिर राहु आएगा गुरु जी, तो उसमें गुरु जी विवाह में मतलब जो परेशानी रहती है, क्या दाम्पत्य जीवन में गुरु सुख रहेगा या नहीं रहेगा? नीलेश जी नहीं, फिर आप आगे जा रहे हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, तो आप ये सभी जातक देखिए, जातक एवं जातिकाएं, आप ये देखिए हमने उनकी दृष्टि का फल पढ़ा है, राइट, कि अगर राहु यहाँ देखता है, शनि यहाँ देखते हैं, राइट, तो अभी हमने किसी भी प्रकार से आप ये देखिए, जैसे राहु सप्तम में बैठते हैं, केतु लग्न में बैठते हैं, तो ग्रहों के बैठने का फल अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ग्रहों का। सौरभ शुक्ला जी आप कुछ कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं कर रहा, कुछ आया था तो इसको टच किया, मैं देख सकती है आया क्या है। तो आप इधर मेरे पास भी आया था, आप मेरे पास भी आया था कुछ, आप गलती से हो गया, माफी शुक्ला जी आप थोड़ा सा स्थिर रहिए और थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपकी इधर उधर टच करने वाली आदत आपकी गई नहीं, आप शांत रहे। कोई दिख रहा है तो चलिए, दिख रहा तो हमें भी तो दिखा, हमने तो टच नहीं किया। क्षमा चाहते हैं, गलती से हमसे हो गया गुरु जी। हाँ भाई, सौरभ शुक्ला जी से हुआ था, शिवम शुक्ला जी से नहीं, शिवम शुक्ला अपने ऊपर ले लिए। तो कहने का तात्पर्य आप ये देखिए, हम कहाँ पे क्या बता रहे थे हम? लग्न में केतु और वो सप्तम भाव में राहु। तो नीलेश जी बिल्कुल, अब आप ये देखिए कभी भी कोई ग्रह बैठते हैं, ठीक है, तो बैठने का अभी हम लोगों ने कोई फल इत्यादि चर्चा ही नहीं की, कौन ग्रह बैठेगा तो बैठकर क्या फल करेगा। जैसे हम लोग चमत्कार दृष्टि का दृष्टि जो देखिए, अब राहु केतु की तो हमेशा राहु केतु की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर कोई फल नहीं करेगी, उसको आप मत देखिए। नहीं तो आप ये देखिए तो, क्योंकि 24 घंटे 12 महीने 365 दिन और संपूर्ण जब तक चारों युग हैं तब तक वो देखेंगे, राहु केतु को देखेंगे और केतु राहु को देखेंगे, तो उनकी दृष्टि का कोई फल नहीं होता कि वो दोनों एक दूसरे को देख कर क्या फल करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो 24 घंटे एकदम 180 डिग्री पर ही रहते हैं। ठीक है, ये चलिए, और किसी का प्रश्न था? हाँ गुरु जी, 2 प्रश्न बोले जल्दी जल्दी। जैसे प्रश्न भी आप लोग बस एक सेकंड रोकेंगे आशुतोष जी आपको। जैसे प्रश्न भी आप लोग पूछते हैं ना, तो प्रश्न जो आप लोग पूछते हैं, क्योंकि आप ये देखिए थोड़ा सा हमको भी समय भी हो गया पढ़ाते पढ़ाते और थोड़ा बहुत अनुभव भी है, तो जैसे आप लोग प्रश्न पूछते हैं तो उससे हम समझ जाते हैं, तो इसलिए आप लोग बस प्रश्न मतलब जो रहता है ना कि ये एक लाइन का प्रश्न कि राम कौन थे, बस एक इतना सा ही प्रश्न पूछा करिए, तो उससे क्या तो उससे चीजें भी, जैसे आप लोग ऐसा कभी कभी आप लोग में से कई लोग ऐसे हैं, जैसे गुरु जी आपने ये बताया था, आपने गुरु का तत्व आकाश बताया था, बुद्ध का तत्व पृथ्वी बताया था, तो पूरा अपने से बता देते हैं और उसके बाद फिर प्रश्न करते हैं कि अब गुरु जी ये बताइए कि इसका तत्व क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न कृपया करके ना पूछें, है ना, बस सीधा सीधा एक लाइन का प्रश्न टू द पॉइंट, तो इससे आपका भी समय बचेगा, हमारा भी समय बचेगा, क्योंकि हम लोग जो विषय लेकर चल रहे हैं, आप ये देखिए अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, बहुत सारी चीजें अभी आपको सीखना है, राइट, तो उसमें आप ये देखिए टू द पॉइंट आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग को भी बहुत अच्छे समझ में आएगा, और जो दूसरे हैं वो भी आप लोग सुनेंगे कि नहीं टू द पॉइंट प्रश्न है। ठीक है, ये चीजें। चलिए आशुतोष, जैसे आशुतोष जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं, चलिए जी आशुतोष जी पूछिए। गुरु जी प्रणाम। कल जैसे क्वेश्चन, कल हम दूसरा कर जो पढ़ रहे थे गुरु जी हमें, जैसे आपने सूर्य का बताया, तब तो गुरु जी अगर हम सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें तो बाकी तो हमको चाहिए ही नहीं, क्योंकि वो सारे का दोस्त में कर ही रहा है गुरु जी। बिल्कुल, लेकिन इसमें हम आपको थोड़ा सा वो, लेकिन इसमें आप ये देखिए हमें 2 विभाग बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप लोग को आप ये देखिए कि कभी भी मतलब एक चीज हमें पूर्ण रूप नहीं देती है, एक शुभ ग्रह होते हैं, एक अशुभ ग्रह होते हैं। ठीक है, जिस प्रकार देवता हमारे, जिस प्रकार हमने देवता एवं दैत्य वाला विभाजन किया था, ठीक उसी प्रकार से आप ये देखिए एक शुभ ग्रह एक पापी ग्रह है। ठीक है, तो आप ये देखिए शुभ ग्रह की यदि स्थिति देखी जाए तो शुभ, क्योंकि मिलकर ही फल देते हैं, मिलकर कैसे फल देते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। अगर पापी ग्रह नहीं होंगे हमारी जन्म कुंडली में, ये सब भी फलादेश इसलिए सीखिएगा, अगर पापी ग्रह हमारी जन्म कुंडली में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो आप ये देखिए हमारे जीवन में क्या नहीं होगा, हमारे जीवन में वो जुनून नहीं होगा, वो कर्म करने का एक पूर्ण रूपेण आप देखिए जो अंदर से इच्छा होगी, इच्छा शक्ति हमारी वो कमजोर होगी, हम मेहनती नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पापी ग्रह अगर कमजोर हैं, शुभ ग्रह अगर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं तो वो भी कष्टकारी होता है। क्यों? वो व्यक्ति को आप देखिए जीवन भर बैठे बैठाए सब कुछ दे देते हैं। आज जीवन में जो भी आगे बढ़े हैं, ठीक है, तो उन सभी की कुंडलियों में पापी ग्रह मजबूत होना अनिवार्य है। मंगल मजबूत होगा तो आप कैसे लड़ेंगे,
आप किसी भी फील्ड में सपोज, ठीक है, आप कैसे लड़ेंगे, शनि मजबूत नहीं होगा तो आप कर्म कैसे करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि पापी ग्रह जो रहते हैं, आप ये देखिए वो शनि हो गए, मंगल हो गए, राहु, ठीक है, सूर्य क्रूरक ग्रह, पापी ग्रह नहीं है, राहु केतु सूर्य क्रूरक ग्रह। तो ये जो 5 ग्रह हैं ये एक कैटेगरी में आ गए, ठीक है, क्योंकि ये ग्रह हमें हिम्मत, ताकत, बल, पराक्रम, परिश्रम देते हैं। ये ग्रह हमें 16 घंटे मेहनत कराते हैं। ये ग्रह हमारा दिमाग कंटिन्यू एक्टिव रखते हैं। ये ग्रह में सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए पापी ग्रह, क्रूर ग्रह नहीं होंगे तो हमारे अंदर मेहनत नहीं होगा, हम मेहनत नहीं करेंगे, हम पूर्ण रूपेण हर प्रकार से चीजों से भागेंगे। ये पापी ग्रह की महत्ता है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अब आप ये देखिए शुभ ग्रह, क्योंकि पापी ग्रह जितने भी हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु एवं क्रूर ग्रह सूर्य, तो ये मेहनत कराएंगे, पर जब रिजल्ट देने की बारी आएगी तब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? शुभ ग्रह। आप ये देखिए 1 लाख से भी ज्यादा, एक नॉर्मल एग्जांपल, कोई भी एग्जाम के लिए 1 लाख आप ये देखिए कॉम्पिटिटर मेहनत कर रहे हैं, 1 लाख लोग मिनिमम, कोई भी एग्जाम के लिए मिनिमम 1 लाख लोग, 10 लाख लोग मेहनत, यूपीएससी के लिए आप ये देखिए 10 लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनमें से आप ये देखिए जिसके शुभ ग्रह भी मजबूत होंगे उसी का भाग्य साथ देगा। तो आप समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से पापी ग्रह, क्रूर ग्रह में भी यदि सूर्य आपका मजबूत है तो बाकी देखिए बाकी के नीचे ग्रह क्या हो जाते हैं? बैलेंस हो जाते हैं। मतलब अगर आपने सूर्य मजबूत कर लिया तो आपके मंगल में, आपके शनि में और आपके राहु केतु में पावर रहेगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आपने इस तरफ शुभ ग्रह में देखिए कौन कौन है? चंद्रमा, गुरु, शुक्र, बुध, गुरु, शुक्र, ये 4 शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र। अब आप ये देखिए यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो गए, चंद्रमा के नीचे गुरु, गुरु के नीचे शुक्र, शुक्र के नीचे बुध, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत हो गए तो आप ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिक आप जो है गुरु, शुक्र, बुध को पावर मिल जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसीलिए हमारे जीवन में पापी ग्रह एवं शुभ ग्रह दोनों का तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि पापी ग्रह अगर नहीं होंगे तो आप ये देखिए हम परम आलसी होंगे। अगर पापी ग्रह एकदम डाउन हो जाएंगे, मतलब शुभ ग्रह ही बहुत ज्यादा महत्व हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, हम हो क्या काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आलस करेंगे और सिर्फ सुख की तरफ देखेंगे, हम काम करने की इच्छा ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर पापी ग्रह हैं अच्छे, आप अपने कर्म के प्रति ईमानदार रहेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य मजबूत रहेगा। सूर्य मजबूत है, शनि मजबूत है, नहीं, हम अपने कर्म में बेईमानी नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। आप समझ रहे? ये पापी ग्रह देते, ये शुभ ग्रह नहीं देंगे। शुभ ग्रह चंद्रमा क्या देगा? भाई करोड़ों की प्रॉपर्टी देखिए, मैं क्यों मेहनत करूं? करोड़ों की प्रॉपर्टी मेरे पिता और दादा मेरे लिए छोड़कर गए हैं, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे पास, मैं क्यों मेहनत करूं? मैं क्यों मजदूरी करूं? मैं आराम से क्या करूंगा? आप ये देखिए, जैसे आप ही लोगों में से शायद से इस क्लास की बात नहीं है, पिछली से पिछली क्लास की बात है, आप ही लोगों में से एडवांस क्लास चल रही थी तो किसी ने एक उदाहरण बताया था। आप ये देखिए एक व्यक्ति हैं, उनका मिनिमम आप ये मान के चलिए कि मतलब 40-50 लाख रुपए पर मंथ किराया आता है, 40-50 लाख रुपए हर महीना किराया आता है, ठीक है। और ये एक जगह से आता है सिर्फ, और भी 2-3 जगहों से, मतलब 1 करोड़ रुपए महीना आता है। माइक ऑफ करें आदेश पांडे जी। अब आप ये देखिए वो लगभग 40-45 के आसपास हैं। अब इतना पैसा आता है जो भी हर महीने, वो सिर्फ क्या करते हैं? वो सिर्फ आप ये देखिए कि हर एक मतलब देश जाते हैं, हर महीने उनका एक देश जाते हैं और वहाँ हर प्रकार का सुख भोग करते हैं, मदिरा पान इत्यादि भी, कन्याओं से संबंधित भी। वो सिर्फ उस पैसे को विदेश जाते हैं, आराम से रहते हैं, घूमते फिरते हैं और हर प्रकार का भोग करते हैं और फिर आ जाते हैं। फिर अगले महीने 1-2 महीने बाद फिर कोई दूसरा देश जाते हैं। तो अब ये क्या है? ये चंद्रमा शुक्र है। इसका तात्पर्य कि उनका सूर्य और शनि, मंगल एकदम डाउन है। मतलब आप समझ रहे, कोई मतलब ही नहीं। क्या उनके अंदर ये आत्मा नहीं होती है? सूर्य मतलब आत्मा। एक आपकी आत्मा में वो आवाज नहीं आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, भोग करिए, आप हर इंसान भोग करता है, कोई दिक्कत नहीं, बट एक लिमिट होती है, तो ऐसा नहीं होता कि मतलब जीवन भर उसी में पूर्ण रूप में निकाल दिया जाए। तो आप ये देखिए, यही है सूर्य इसलिए मजबूत होना अनिवार्य है, बिकॉज सूर्य अगर आपका कमजोर है ना, तो आप ये देखिए आप गलत काम भी करेंगे, आपके अंदर से कभी आपकी आत्मा वो आवाज नहीं उठेगी कि ठीक है करते रहो। तो इसलिए आप समझ गए, ये जो दोनों ग्रह हैं, इसलिए आप लोग की कुंडली में भी पापी ग्रह, क्रूर ग्रह भी मजबूत होना अति अनिवार्य है, और शुभ ग्रह का मजबूत होना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि अगर सिर्फ पापी ग्रह मजबूत होंगे, सिर्फ जीवन भर कर्म करते रह जाएंगे, फल नहीं मिलेगा, क्योंकि शुभ ग्रह डाउन है। तो शुभ ग्रह में यदि इसलिए चंद्रमा गुरु मजबूत हो जाए, चंद्रमा मजबूत हो जाए, और पापी ग्रह में सूर्य यदि मजबूत हो जाता है, तो आप ये देखिए भले नीचे वाले ग्रह मीन्स बुध हो गए शुभ ग्रह में, शुक्र थोड़ा हो गए, पापी ग्रह में शनि, मंगल, शनि, राहु, केतु हो गए, अगर ये थोड़ा कमजोर भी रहेंगे तो चीजें एडजस्ट हो जाएंगी, इतना ज्यादा हानि नहीं। क्लियर हुआ? आपको सबको समझ में आया? ठीक है आशुतोष जी, क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग आगे चले।
एक प्रश्न और था मुझे। जी जल्दी पूछे, फिर हम लोग आगे। अगर नौकरी में कोई ट्रांसफर पूछता है तो कौन सा भाव गिफ्ट होगा? 10 से और 4 दोनों की सिर्फ 10? सब दशम देखिए, ट्रांसफर हो रहा है अगर आपके कर्म क्षेत्र में, तो परिवर्तन किसमें हो रहा है? आपके कर्म क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। हाँ, इसके अब इसमें देखिए, इसमें भी देश काल परिस्थिति लगाएंगे। अब अगर आप ये देखिए, ट्रांसफर होकर अगर आप उसी शहर में हैं, ठीक है, उसी शहर में दूसरी सपोज दूसरी ब्रांच है, अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप हैं, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट में तो आप ये देखिए शहर बदलता है, ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी ट्रांसफर होता है शहर बदलता है, बट अगर प्राइवेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट में आप, ठीक है, और अगर स्विच कर रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो रहा है या प्रमोशन हो रहा है उसी शहर में है, तो आप ये देखिए सिर्फ 10th हाउस इत्यादि देखिए, ठीक है। तो और गवर्नमेंट में भी प्राइवेट में भी आप देखिए दोनों में ही 10th हाउस ही देखेंगे, 10th हाउस का ही प्रभाव रहेगा, क्योंकि दशम भाव में आप देखिए जो भी ग्रह बैठेगा तो उसका प्रभाव चतुर्थ भाव पे भी तो जाएगा। भाई दशम में अगर शनि बैठे हैं तो चौथे घर को भी तो देखेंगे वो, दशम में अगर मंगल बैठे तो चौथे घर को भी तो देखेंगे। तो जब पापी ग्रह आप ये देखिए कि दशम भाव पर प्रभाव डालते हैं, आप बैठते हैं, तो चौथे घर को भी देखेंगे, तो इस हिसाब से क्या होगा कि व्यक्ति को एक स्थायी घर का सुख ही नहीं प्राप्त होगा। आप ये देखिए आईएएस पीसीएस बहुत बड़ी रैंक है, बहुत बड़ी पोस्ट है, ठीक है, लेकिन आप स्वयं देखिए कि आईएएस आईपीएस वालों का, उन लोगों को चतुर्थ भाव कितना पीड़ित रहता होगा। क्यों? क्योंकि वो एक शहर में ही एक कंटिन्यू, वो हर 2 से 3 साल में उनका ट्रांसफर होता रहता है आईएएस आईपीएस वालों का। तो कोई भी शहर में, कोई भी एक घर में वो कंटिन्यू कभी रहते ही नहीं है। तो दशम भाव तो मजबूत है, लेकिन क्या चतुर्थ भाव मजबूत है? मान लीजिए कहीं उनका मन लग गया कि यहाँ बहुत अच्छा है सब चीज। आज ही हम एक गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले, वो एसपी थे। अब एक जो भी है कि एक छोटा सा शहर है, वो उस जेल के पूर्व मालिक थे। आप ये देखिए, वो बोले कितना सुकून है, इतनी शांति है, क्राइम भी कम होता है, मैंने जेल को एकदम दुल्हन की तरह सजा करके रखा है। वो ये बोले कि कोई भी जेल आता है तो उसको इतना अच्छा लगता है। जज साहब जेल में बोले कि जज साहब बोले कि भाई मैं अपने परिवार को घुमाने ला सकता हूँ, बोले बिल्कुल आप ला सकते हैं, आप ही की जेल है। तो कहने का तात्पर्य अब उनको उस स्थान पर अच्छा लग गया, परंतु फिर उन्होंने बोला कि बस अगले महीने ट्रांसफर होने वाला है। अब उन्होंने दुल्हन की तरह सजाया, आप ये देखिए जेल को, अब ट्रांसफर हो गया तो वो कहीं और चले गए, अब सजी सजाई दुल्हन। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि इसीलिए दशम भाव और चतुर्थ भाव, दशम भाव हमारे कर्म पक्ष है, इसीलिए हमने कहा कि दशम भाव पर भी आप ये देखिए कि क्रूर ग्रह, पापी ग्रह का प्रभाव होना जरूरी है। क्योंकि दशम भाव पर यदि आप ये मान के चले, जैसे अब आप लोग जो हैं, हम आप लोग को आज हम आप लोग सबकी तारीफ करना चाहते हैं, और ये बहुत ही गर्व की बात है और ये बहुत अच्छी बात है कि जितने भी आप लोग अभी यहाँ उपस्थित हैं, हमको यहाँ 93 दिख रहे हैं, और मान के चलिए 2-4, ठीक है, जितने भी लोग उपस्थित है, आप ये देखिए बहुत गर्व की बात है, और ईश्वर की आपके ऊपर कृपा है कि आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से सद्बुद्धि है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए लगभग हमारी क्लास को जितना भी अगर छुट्टी निकालकर 2-2.5 महीने जितने भी हुए हैं, अगर आप लोग यहाँ क्लास लेने आ रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने आ रहे हैं, इसका मतलब आपके दशम भाव पर कहीं ना कहीं शुभ ग्रह, पापी ग्रह मतलब अच्छे ग्रहों का प्रभाव है। तभी आप अपने कर्म में पूर्ण रूप में लगे कि नहीं हमें ज्ञान प्राप्त करना है। आपको लगता है ये बिना पापी ग्रह की पॉसिबल है ना? शुभ ग्रह होते ना, 1 दिन 2 दिन जैसे, क्योंकि आप ये देखिए हम भी क्लास लेते हैं, हमारा पूरा प्रयास रह सकता है कि रहता है कि हम क्लास को पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाएं, ताकि आप लोग का इंटरेस्ट भी बना रहे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है। ऑनलाइन क्लास में सभी को एकत्र करना बहुत मुश्किल है। ऑफलाइन में फिर भी आप ये बोल सकते हैं बैठो ये करो वो करो, ऑनलाइन में आप कुछ नहीं कर सकते। ऑनलाइन में व्यक्ति का मन नहीं लगेगा, बंद कर देगा क्योंकि नेटवर्क नहीं है। इतना ही तो बोल रहा है, क्योंकि नेटवर्क नहीं है, गुरु जी गए हैं, तो इतना ही तो बोलना है, गुरु जी को क्या पता। तो कहने का तात्पर्य ऑनलाइन में फिर भी सबको एकत्र करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए आप देखिए, आप लोगों का जब पंचम भाव, जब आपके अंदर एक जुनून होगा, जब आपका सूर्य मंगल मजबूत होंगे ना, जब आपका गुरु मजबूत होगा, तो आपके अंदर ये भावना आएगी कि नहीं हमें ज्ञान प्राप्त करना है, कुछ भी हो हमें पढ़ना है, हमें कुंडली जाना है। क्योंकि आप ये देखें कि कई लोग थे, कई लोग फिर थोड़ा इधर उधर भी हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही कि इसीलिए अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप में ईमानदार होना, सजग होना, इसलिए सूर्य शनि मंगल का प्रबल होना अति अनिवार्य है। रिजल्ट मिले ना मिले, अब आप लोग फलादेश कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर आप लोग क्लास ले रहे हैं तो इस चीज का सूर्य मंगल शनि कहीं ना कहीं प्रबल है। ठीक है, अब हम लोग सारे प्रश्न अंतिम में करेंगे। अब आज हम जो टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो उस हिसाब से, ताकि हम लोग, क्योंकि फलादेश के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ग्रह से संबंधित सारी चीजें हो गई हम लोग की कुंडली में। अब डेली एक दो दिन में डेली एक कुंडली पर हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग की चीजें और क्लियर होती जाए। अब आप देखिए, सबसे पहले आज हम लोग क्या सीखेंगे, ग्रहों के कारक। कारक मतलब क्या होता है? कारक का तात्पर्य है कि आप ये देखिए वो ग्रह किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, वो ग्रह किस चीज को दर्शा रहा है।
है ना। जैसे हर एक चीज का सिंबल होता है, जैसे तिरंगा तिरंगा जो झंडा है, फ्लैग है, ठीक है, वो भारत को इंडिकेट करता है, ठीक है, कि भाई भारत का झंडा है। उसी प्रकार से आप ये देखिए हर एक कंपनी का इसलिए लोगो भी होता है, तो उस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक उसी प्रकार से आप ये देखिए जो ग्रह हैं वो ग्रह भी बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करते हैं, दर्शाते हैं। तो ग्रह के दो प्रकार के इंडिकेशन होते हैं, ठीक है। ग्रह दो प्रकार की चीजों को दर्शाते हैं, एक चर कारक और एक स्थिर कारक। स्थिर कारक हम आप सभी को बता चुके हैं। जैसे अगर किसी को माता का प्रश्न कि गुरु जी हमारी माता का स्वास्थ्य कैसा है, तो आपको क्या देखना, चतुर्थ भाव देखना, उसके साथ साथ ग्रह कौन सा देखना, चंद्रमा। ये कारक ग्रह होगा, ठीक है। गुरु जी आप ये देखिए हमारी कुंडली में हमारे पिता की स्थिति बताइए, तो पिता के लिए सूर्य देखना है। गुरु जी हमारी कुंडली में आप ये देखिए बड़े भाई संतान की स्थिति बताइए, गुरु देखना है। तो हर एक गुरु और फिक्स भाव की पंचम भाव, ठीक है। तो हर एक प्रश्न के लिए आप ये देखिए एक घर होता है और उसके साथ साथ कोई ना कोई ग्रह होता है। अब हम लोग यहाँ चर कारक पढ़ेंगे। चर कारक क्या होता है, आप ये देखिए मात्र 12 लग्न है, 12 लग्न में आपको चर कारक तो एकदम रट लेने। चर कारक आप ये देखिए आपको पूर्ण रूप में एकदम रट लेना कि कौन सी कुंडली में आप ये देखिए कौन सा हीरो ग्रह होता है और कौन विलन होता है, कौन सी कुंडली में कौन ग्रह अकारक होते हैं और परम अकारक, मतलब कौन सी कुंडली में फिक्स है कि ये ग्रह तो पूरा करेगा ही करेगा। समझ रहे हैं ये चीजें। अब इसके लिए आपको एक चीज याद होना चाहिए सबसे ज्यादा, आप ये देखिए कोई भी ग्रह में जो भी हमने आपको बताया था देवता और दैत्य, ये दोनों विभाग आपको पता है। देवताओं वाला विभाग कौन कौन सा है, सूर्य चंद्रमा मंगल, सूर्य चंद्रमा गुरु मंगल केतु, ये 5 ग्रह देवता हैं। देवता वाले विभाग में कौन कौन, सूर्य चंद्रमा गुरु मंगल केतु, ठीक है। अब यदि हम लोग दैत्य वाले विभाग में जाए तो दैत्याचार्य कौन है, शुक्र। तो शुक्र के नीचे शनि बुध राहु, ये 4 ग्रह कौन हो गए, ये 4 ग्रह आप ये देखिए एक प्रकार से पूर्ण रूपेण दैत्य विभाग हो गए। अब सिर्फ यदि एक लाइन में यदि हम आपको समझाना चाहें तो आप लोग अब सभी जहाँ तक अपने ये हम आपको सारे नोट्स भी बना के दे देंगे। अभी थोड़ा सा हम बिजी हैं, 2-3 दिन में हम आपको सारे नोट्स बना के दे देंगे, उसमें आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा, लेकिन समझिए क्योंकि सब कुछ नहीं मिल पाएगा। अब आप ये देखिए बहुत सिंपल सी कुंडली, आप लोगों को सभी जातकों को अपनी अपनी कुंडली याद होगी। अब जिस कुंडली में सूर्य चंद्र मंगल गुरु केतु हीरो ग्रह होंगे, उस कुंडली में गौर करें, उस कुंडली में आप ये देखिए शुक्र बुध शनि राहु विलन होंगे। राहु केतु को अगर अभी छोड़ दीजिए, और जिस पत्रिका में आप ये देखिए, जिस पत्रिका में शुक्र बुध और शनि हीरो ग्रह होंगे, मतलब अच्छे काम करेंगे, उस कुंडली में चंद्र मंगल गुरु बुरे काम करेंगे। मतलब समझिए कोई भी लग्न हो, जिस लग्न में आप ये देखिए जो ग्रह जिस प्रकार की स्थिति में रहेगा तो उससे अपोजिट जो पार्टी है वो विपरीत काम करेगी, अर्थात एक विलन का काम करेंगे, अर्थात उस कुंडली में वो ग्रह बिगाड़ेंगे, वो चीजों को बिगाड़ेंगे और एक चीजों में अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल से समझते हैं। माइक ऑफ करें, क्यों बार बार आप लोग इस प्रकार ऑन करते हैं जब आपको पता है कि। अब हम लोग एक एक लग्न का समझेंगे, ठीक है, हम स्क्रीन शेयर करेंगे और एक एक लग्न का हम लोग समझते जाएंगे। और आज हम लोग 6 लग्न का समझेंगे, ठीक है, 6 लग्न का समझेंगे और बची हुई 6 लग्नों का होमवर्क आप सभी जातक क्या करेंगे, आप सभी जातक पूर्ण रूप में सेंड करेंगे, ठीक है ग्रुप। अब आप ये देखिए मात्र आज हम 6 लग्न का बताएंगे, हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली लग्न कौन सी, मेष लग्न, ठीक है, क्योंकि 12 लग्न आप इस प्रकार अपने मस्तिष्क में बैठा लीजिए कि आपको और कुछ मतलब जानना ही ना पड़े। जैसे मेष लग्न, ये आप सभी जातकों को मेष लग्न दिख रही है, ठीक है। अब कोई भी एक जातक बोल पे दिख रही है जी देखिए बहुत सिंपल सी बात है। अब आपको सबको पता है कि केंद्र भाव कौन से हैं, त्रिकोण भाव कौन से हैं, ठीक है, मारक भाव कौन से हैं, केंद्र कौन से हैं, 1 4 7 10 ये केंद्र हो गए। त्रिकोण कौन से हैं, 1 5 9 ट्राइंगल, ये त्रिकोण हो गए, ठीक है। मारक कौन से हैं, आप देखिए 2 और 7 ये मारक हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार उपचय भाव कौन से, ये भी हमने आपको बताया था, 3 6 10 11 ये उपचय भाव है। त्रिक भाव कौन से हैं, त्रिक भाव आप देखिए 6 8 12 ये त्रिक भाव याद किए रहिएगा, है ना। ये नहीं कि गुरुजी हमें नहीं पता, ये सब बहुत पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो त्रिक भाव आप सबको पता है कि त्रिक भाव कौन से, त्रिक भाव आप देखिए 6 8 12 हैं। और त्रिखटाय भाव कौन से हैं, त्रिखटाय भाव 3 6 11 है।
अब आप ये देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये चेक करना है कि उस कुंडली में कौन से अच्छे ग्रह होंगे, कौन से बुरे ग्रह होंगे, क्योंकि आप ये देखिए दो प्रकार की जैसे हम आपको ये बता दें, हम लोग दो पुस्तकें पढ़ेंगे, एक चमत्कार चिंतामणि, एक लघु पाराशरी। दोनों में अंतर क्या है? लघु पाराशरी ऐसी पुस्तक है, आप ये देखिए कि जिसके पिता को देखकर हम पुत्र के बारे में जज कर सकते हैं कि भाई इनके पिता बहुत ईमानदार, बहुत सज्जन और बहुत अच्छे आदमी हैं, तो पुत्र भी कैसे होंगे? ईमानदार, सज्जन और अच्छे आदमी। ये लघु पाराशरी बोलती है। अर्थात लघु पाराशरी का तात्पर्य क्या है? लघु पाराशरी हमेशा भावेश को प्रधानता देती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, किसको? भावेश को प्रधानता देती है कि यदि किसी भाव का स्वामी अच्छा है, यदि आप ये देखिए किसी भाव का स्वामी यदि अच्छा है तो उस स्थिति में वो अर्थात वो अच्छा ही होगा। और चमत्कार चिंतामणि क्या बोलती है कि बैठा हुआ ग्रह। दो प्रकार की स्थिति होती है, एक तो भाव का स्वामी होता है और दूसरा बैठा हुआ ग्रह होता है। ठीक है, तो चमत्कार चिंतामणि क्या बोलती है कि बैठा हुआ ग्रह। तो आप ये देखिए अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं ये लघु पाराशरी का ही सिद्धांत है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मानेंगे कि अर्थात भावेश, ठीक है, कौन से भाव का जो स्वामी होगा, यदि अच्छे भाव का स्वामी यदि अच्छे परिवार का बेटा है तो वो भी अच्छा ही होगा, और चोर का यदि बेटा है तो वो भी चोर ही होगा। यहाँ इस सिद्धांत को अभी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए जो लग्नेश होगा, सबसे पावरफुल लग्नेश होता है। तो आप ये देखिए अगर आपको सिंपल सा लॉजिक देखना है तो जो लग्नेश होगा, लग्नेश का पूरी कुंडली में आप ये देखिए जो जो मित्र होंगे, लग्नेश के कॉपी पेन आज लेकर बैठिएगा। ठीक है, लग्नेश के आप ये देखिए जो जो मित्र होंगे वो सब उस कुंडली के लिए अच्छे करने वाले होंगे, अर्थात कारक ग्रह होंगे, अर्थात हीरो ग्रह होंगे। जो जो भी लग्नेश के मित्र होंगे या परम मित्र होंगे, और जो जो लग्नेश के शत्रु होंगे वो सब आप ये देखिए वो सब क्या होंगे? वो सब पूर्ण रूपेण उस कुंडली में बुरा करने वाले होंगे, नेगेटिव करने वाले होंगे, हानि पहुंचाने वाले होंगे। ये कोई भी 12 लग्नों का सूत्र है, समझ गए? लग्नेश का जो मित्र होगा वो उस कुंडली के लिए अच्छा होगा, लग्नेश का जो शत्रु होगा उस कुंडली के लिए बेकार होगा। अब आप ये देखिए, ठीक है, अब दूसरी चीज कॉपी पेन आप ले लीजिएगा। ठीक है, कुछ सूत्र भी लिखने पड़ेंगे। अब आप ये देखिए कोई भी कुंडली में अगर आपको देखना है कि उस कुंडली के लिए सबसे अच्छे ग्रह कौन से, कोई भी कुंडली में आपको देखना है, जैसे मेष लग्न से लेकर पूरी 12 लग्न तक हो गई, कोई भी कुंडली में यदि देखना है कि उस कुंडली के लिए सबसे अच्छे ग्रह कौन होंगे, तो मात्र आप ये देखिए 1, 5, 9। अर्थात यदि आपको देखना है कि उस कुंडली में सबसे हीरो ग्रह कौन होंगे, अच्छे ग्रह, अब आप ये देखिए लग्नेश कौन हो गया? मंगल। अब मंगल के आप ये देखिए दो मित्र ग्रह विशेष रूप से कौन है? सूर्य, गुरु, चंद्रमा भी है, लेकिन सूर्य गुरु आप देखिए तो पंचम भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? सूर्य। नवम भाव के स्वामी कौन हो जाएंगे? गुरु। तो इस कुंडली में आप ये देखिए अच्छा करने वाले ग्रह कौन है? इस कुंडली में आप ये देखिए सूर्य, मंगल, गुरु। सूर्य, मंगल, गुरु अर्थात त्रिकोण में जो भी राशियां, त्रिकोण के जो भी स्वामी होंगे वो आप ये देखिए वो इस कुंडली के लिए अच्छा ही करेंगे। ठीक है, और इसके विपरीत आप देखिए कौन कौन हो गए? शुक्र, बुध, शनि। तो शुक्र, बुध, शनि क्या करेंगे? मतलब वो बुरा करेंगे। इस कुंडली में आप ये देखिए अगर शुक्र है वो बुरा करेंगे, बुध है वो बुरा करेंगे, और शुक्र, बुध, शनि, शनि है वो भी बुरा करेंगे। बस ये सिंपल सा पूर्ण रूपेण सूत्र है। अब आप ये देखिए दूसरी कुंडली में ऐसे हम लोग देखिए बस 1, 5, 9 के स्वामी आपको देखना है जो होंगे, और वो मित्र ही होंगे। ये प्रकृति ने, हमारे सप्तऋषियों ने ऐसी ये विज्ञान बनाया है कि आप ये देखिए 1, 5, 9 के स्वामी जो भी होंगे वो एक दूसरे के मित्र ही होंगे, एकदम बेस्ट फ्रेंड होंगे कोई भी कुंडली में 12 लग्नों में। ठीक है, और एक चीज और आप ये देख लीजिए, 2 लाइन लिख लीजिए एक कोई भी लग्न के लिए। आप ये देखिए विषम लग्न की पत्रिका में 2 लाइन लिख लीजिए, विषम लग्न। विषम लग्न आप समझते हैं? विषम लग्न का तात्पर्य आप ये देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, विषम लग्न की पत्रिका में आप ये देखिए जो षष्ठ भाव का स्वामी होगा। ठीक है, विषम लग्न की पत्रिका में जो विषम लग्न होगी, ठीक है, आलोक चौबे जी लिखिए, आप लिख नहीं रहे, लिख लीजिए। तो विषम लग्न की पत्रिका में आप ये देखिए माइक ऑफ करें, बिल्कुल बिल्कुल माइक ऑफ रखे रहें। तो आप ये देखिए कि ये विषम लग्न की पत्रिका में जो षष्ठ भाव का स्वामी होगा वो उस कुंडली के लिए परम अकारक होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला वही ग्रह होगा। विषम लग्न की पत्रिका में जो छठे भाव का स्वामी होगा वही ग्रह आप ये देखिए उस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। और इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, ये चीज है।
लिखिए सभी जातक कि विषम लग्न की पत्रिका में जो षष्ठ भाव का स्वामी होगा वो आप ये देखिए उस कुंडली के लिए सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, चलिए हम लोग उदाहरण देख लें। नहीं, एक बार और बोल। हाँ, एक बार और बोल देते हैं। विषम लग्न की पत्रिका में, विषम लग्न जो भी है, विषम लग्न की पत्रिका में जो षष्ठ भाव का स्वामी होगा वो परम अकारक होगा, सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला होगा वो उस कुंडली के लिए। अब सम लग्न के लिए, विषम लग्न वापस एक बार बोलिए, कौन सा है? विषम लग्न तो आपको पता होगा गणेश जी, 1 3 5 7 9 11 लग्न होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए सम लग्न के लिए, सम लग्न जो भी है, सम लग्न कौन कौन सी है, तो आप ये देखिए 2 4 6 8 10 12। सम लग्न के लिए जो भी ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होगा वो सबसे ज्यादा बुरा फल देने वाला, वो परम अकारक ग्रह होगा। सम लग्न कौन सी है, 2 4 6 8 10 12। सम लग्न के लिए कुंडली में जो अष्टम भाव का स्वामी होगा, जो भी ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होगा सम लग्न में, और वही ग्रह परम अकारक होगा उस कुंडली के लिए, वो ग्रह सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देगा। ठीक है, विषम लग्न में बहुत सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। विषम लग्न में षष्ठ भाव का स्वामी, सम लग्न में अष्टम भाव का स्वामी परम अकारक होता है। परम अकारक मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट देने वाला। ठीक है, चलिए ये इतनी सीधी सी बात। अब हम लोग प्रैक्टिकल कर लेते हैं डायरेक्ट। एक बार फिर से बोल दीजिए। अब लास्ट में बोलेंगे, है ना, अब लास्ट में एक बार बोलेंगे। अब आप लोग स्वामी या ग्रह, अब आप लोग स्वामी होगा या ग्रह? अभी आप लोग माइक ऑफ करें और सिर्फ देखिए, है ना, क्योंकि इतनी बार शत्रु भी हो और ज्यादा वो होता, ठीक, वो सबसे ज्यादा शुभ। कोई भी कुंडली में आप ये देखिए सबसे ज्यादा शुभ करने वाले कौन होंगे, या तो पंचम या तो नवम, और पंचम नवम दोनों के ही स्वामी शुभ करते हैं। कोई मान के चलिए 1-2% का अंतर रहता है, अर्थात किसी भी जन्म कुंडली में पंचम एवं नवम भाव के स्वामी यदि आप मान के चलिए उनकी यदि दशा आ जाती है, जैसे मान के चलिए अभी हमने आपको बताया मेष लग्न, अब मेष लग्न की कुंडली में सबसे ज्यादा अशुभ कौन करेंगे, बुध, छठे भाव के स्वामी। ठीक है, अब आप ये देखिए छठे भाव के स्वामी सबसे ज्यादा अशुभ करेंगे, तो छठे भाव के स्वामी बुध, अगर उसी व्यक्ति को बुध की दशा मिल जाती है, वो व्यक्ति 18 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, ठीक है, अब आप ये देखिए 20 साल में यदि उसको बुध की दशा मिल जाती है तो कितने साल चलेगी बुध की दशा, 17 साल। तो 17 साल वो जीवन में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष,
आप समझ रहे हैं कि जो नेगेटिव ग्रह है यहाँ पे देखिए उसकी दशा नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो कुंडली में आप ये देखिए, ये लिख लीजिए, एक सूत्र एक लाइन और लिख लीजिए, कोई भी जन्म कुंडली में आप ये देखिए पंचम एवं नवम भाव के स्वामी, कोई भी जन्म कुंडली में, किसी भी जन्म कुंडली में पंचम एवं नवम भाव के स्वामी आप ये देखिए हमेशा योग कारक होते हैं, हमेशा बेस्ट रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं और हमेशा अच्छा रिजल्ट, मतलब परम योग परम कारक है, ठीक है। ये मेन हीरो ग्रह होते हैं, पंचम और नवम के स्वामी ही हीरो ग्रह होते हैं। लग्न का स्वामी भी कभी नहीं अच्छा फल देगा जितने पंचम एवं नवम के देंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए सीधे इतना तो आप सबको क्लियर हो गया कि कोई भी कुंडली में पंचम एवं नवम के स्वामी सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं, सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं पंचम एवं नवम के स्वामी। और अशुभ भी हमने बता दिया कि आप ये देखिए अशुभ अशुभ कौन कौन से होंगे, विषम लग्न में षष्ठ भाव के स्वामी, सम लग्न में अष्टम भाव के, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए और एक सूत्र ये भी आप लोग को सब अपने मस्तिष्क में रख लीजिए, लिखना हो तो लिख दीजिए, हम सबके नोट्स भी आपको देंगे इन सब के। आप ये देखिए कि जैसे हमने बताया कि लग्नेश का जो शत्रु होगा वो उस कुंडली में ठीक काम नहीं करेगा, अर्थात अच्छा कार्य नहीं करेगा। जैसे मान के चलिए हमको कोई पद मिलता है, हमको कोई स्थान मिलता है, मान के चलिए हम अगर अनुष्ठान कराते हैं और अब हमें 10 ब्राह्मणों से अनुष्ठान या 11 ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराना है, तो आप ये देखिए सबसे पहले वो 11 ब्राह्मण जो हमारे करीबी होंगे हम उनको ना 11 ब्राह्मण रखेंगे, सही है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से आप ये देखिए कि जो लग्न का स्वामी होगा सबसे पहले वो उनके जो मित्र होंगे लग्नेश के, वो लग्नेश के जो मित्र होंगे वो भी उस कुंडली में अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। और लग्नेश के जो शत्रु होंगे पार्टी याद रखना है। जैसे अब एक कुंडली में हम लोग ये भी उदाहरण देख लेते हैं, चलिए जैसे मेष लग्न, ठीक है। अब आप ये देखिए आपके सामने एक जो मेष लग्न है, अब आप ये देखिए ये मेष लग्न, ठीक है, सभी को दिख रही होगी। अब आप बहुत सिंपल सी बात है, आपको ऐसे देखना है, मेष लग्न, ठीक है, लग्न का स्वामी कौन होगा, लग्न का स्वामी मंगल होगा, लग्न का स्वामी मंगल होगा, पंचम के स्वामी सूर्य होंगे और नवम के स्वामी गुरु होंगे। तो इसका मतलब आप ये देखिए कि ये मंगल सूर्य और गुरु इस कुंडली में तीनों हीरो गए, सीधी बात, मंगल सूर्य और गुरु ये तीनों हीरो ग्रह होंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए कि जब मंगल सूर्य गुरु कौन सी वाली पार्टी, ऊर्जा वाली पार्टी कुंडली पर यहाँ एक्टिव है, तो मंगल सूर्य गुरु चंद्रमा अच्छे ग्रह हो जाएंगे और इस कुंडली में बुरे रिजल्ट कौन देंगे, बुध शुक्र शनि राहु, बुध शुक्र शनि, समझते हैं। तो ये चीज, तो आप ये देखिए कि लग्न का स्वामी अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अब दूसरे घर का स्वामी कौन है, शुक्र, तो आप ये देखिए दूसरे घर का स्वामी, इसका मतलब इस कुंडली में क्या शुक्र कारक है। अभी हम यहाँ सिर्फ कारक की बातचीत कर रहे हैं कि कौन से ग्रह इस कुंडली के लिए कारक होंगे, कौन से ग्रह इस कुंडली के लिए अकारक। तीसरे भाव का स्वामी कौन है, बुध, बुध इस कुंडली के लिए अशुभ है और लग्नेश का शत्रु भी है, ठीक है। चौथे घर का स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो चंद्रमा आप देखिए लग्नेश का मित्र है इसलिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य लग्नेश का मित्र है और त्रिकोण का स्वामी है, अच्छा रिजल्ट देगा। अब आप ये देखिए षष्ठ भाव का स्वामी कौन है, षष्ठ भाव का स्वामी बुध है और लग्नेश का शत्रु है इसलिए बुध बुरा रिजल्ट देगा। सप्तम भाव का स्वामी शुक्र, शुक्र और मंगल आप ये देखिए सम, ना शत्रु ना मित्र, लेकिन शुक्र आप ये देखिए मारक भाव का स्वामी, यहाँ से भी दो और साथ दोनों तरफ से मारक भाव का स्वामी, दो और साथ दोनों शुक्र क्या है, दोनों तरफ से आप ये देखिए मारक भाव के स्वामी है, जिसकी वजह से शुक्र क्या करेगा, शुक्र आप ये देखिए नेगेटिव रिजल्ट देगा। मंगल, मंगल लग्न का स्वामी है, ठीक है। एक सूत्र और लिखिए, एक सूत्र और लिखिए, लग्नेश यदि अष्टमेश हो, लग्नेश यदि अष्टमेश हो तो उसे दोष नहीं लगता, अर्थात ठीक है, बस इतना ही लिख लीजिए बाकी समझ लीजिए, लग्नेश यदि अष्टमेश हो तो उसे दोष नहीं लगता, ठीक है। लग्नेश यदि अष्टमेश हो तो आप ये देखिए दोष नहीं लगता, ठीक है। अब आप ये देखिए इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य है कि जिस कुंडली में लग्न का स्वामी ही अष्टम भाव का भी स्वामी हो जाएगा तो आप ये देखिए उसे बुरा नहीं माना जाएगा। और ये स्थिति सिर्फ दो लग्नों में बनेगी, मेष लग्न और तुला लग्न। मेष लग्न और तुला लग्न में आप ये देखिए स्थिति बनेगी, जैसे यहाँ देखिए यहाँ लग्न का स्वामी कौन है, मंगल,
अष्टम का स्वामी कौन है? मंगल। तो यहाँ मंगल और अष्टम का, क्योंकि अष्टम भाव बुरा होता है ना, आप देखिए जिन जो भाव बुरे हैं वहाँ के स्वामी बुरे हैं, जो भाव अच्छे हैं वहाँ के स्वामी अच्छे हैं। जैसे सबसे बेस्ट कौन से होते हैं? त्रिकोण। त्रिकोण सबसे अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आप भी देखिए यहाँ के स्वामी भी अच्छे, मंगल हो गए, सूर्य हो गए, गुरु हो गए, ठीक है। और 6, 8, 12 बुरे होते हैं, तो आप भी देखिए यहाँ के स्वामी क्या हो गए? यहाँ के स्वामी कहीं ना कहीं बुरे फल देंगे, ठीक है। लेकिन मंगल क्योंकि लग्न का स्वामी भी है, इसलिए मंगल आप भी देखिए लग्न का स्वामी होने की वजह से वो बुरा फल नहीं देते, ठीक है। अब आप भी देखिए उसके बाद गुरु, गुरु भी शुभ फल है और लग्नेश के मित्र ये भी अच्छे फल देंगे। शनि, शनि आप भी देखिए केंद्र के स्वामी है, परंतु शनि क्या मंगल के मित्र हैं? नहीं, शत्रु है, तो शनि भी आप बुरा फल देंगे। शनि मेष लग्न में आप देखिए क्या लग्नेश के मित्र हैं? नहीं, शत्रु हैं, ये भी बुरा फल देंगे। गुरु, गुरु आप देखिए गुरु क्या है? गुरु 12वें भाव के स्वामी, बुरे भाव के स्वामी है, लेकिन इसके साथ भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए अच्छा फल देंगे। एक सूत्र और लिखिए, ये सब लघु पाराशरी के सूत्र हैं, हम आपको इसलिए भी लिखा भी रहे हैं और आप लोग लिख भी लीजिए और फिर आगे हम समझाएंगे भी, है ना। और प्रैक्टिकल हम लोग 1, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 10 बार प्रैक्टिकल करेंगे तो और आता जाएगा। द्वितीय एवं द्वादश भाव के स्वामी, द्वितीय एवं द्वादश, द्वितीय लिखना आता है सबको, है ना। द्वितीय एवं द्वादश भाव के स्वामी अपने साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। द्वितीय एवं द्वादश भाव के स्वामी अपने साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। द्वितीय एवं द्वादश भाव के स्वामी अपने साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आप ये देखिए कि दूसरे और द्वादश भाव का स्वामी जो रहेंगे, इन अपने साहचर्य का मतलब इनकी दूसरी राशि जहाँ रहेगी ये वहां के अनुसार फल देंगे। उदाहरण आप ये देखिए कि जैसे ये दूसरा घर हो गया, ये 12वां घर हो गया, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त तो और कोई ग्रह नहीं, और सभी ग्रहों की 2-2 राशियां, ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि दूसरे घर और द्वादश, तो दूसरे घर की दूसरी राशि कहाँ है? इसका स्वामी शुक्र है। अब आप ये देखिए शुक्र की दूसरी राशि कहाँ है? 7वें घर। तो जो शुक्र है वो 7वें अर्थात दोनों तरफ से मारक हो, तो मारक के अनुसार फल देगा, यहाँ के अनुसार फल देगा। अब गुरु है, गुरु भी अपने साहचर्य से फल देंगे, तो गुरु की दूसरी राशि कहाँ है? 9वें भाव में। गुरु की आप ये देखिए दूसरी राशि कहाँ है? 9वें भाव में। तो 9वें भाव के स्वामी कौन है? गुरु, और गुरु अच्छे हैं तो गुरु अच्छे फल देंगे। आप समझ गए? तो ऐसे हर एक लग्न में आप ये देखिए कारक अकारक ग्रह होते हैं। ये अभी हम लोग जब लघु पाराशरी पुस्तक पढ़ेंगे तो एक बार फिर से रिपीट होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, बस धीरे धीरे आराम से सीखते जाइए। बाकी जो ना आए तो हम आपको पूर्ण रूप में बताएंगे। तो ऐसे ही हमें हर एक लग्न की क्या निकालना है? हमें हर एक लग्न के आप देखिए कारक कौन है, अकारक कौन है, ठीक है, हमारा ग्रह कौन होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमें सभी लग्नों के 12 ही लग्न है और ये फिक्स है। अब जैसे दुनिया में जितने भी लोग 12 करोड़ 15 करोड़ लोगों की मेष लग्न होगी, तो आप ये देखिए यदि 15 करोड़ लोगों की मेष लग्न है, तो ये सभी मेष लग्न में यही रिजल्ट होगा कि मेष लग्न की पत्रिका में आप ये देखिए 1, 5, 9 के स्वामी क्या होंगे? अच्छा फल करेंगे, इनकी यदि दशा मिल जाए, ठीक है। तो क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी ग्रह का फल कब होता है, कब घटित होता है? जब उसकी दशा मिलती है, सही है कि नहीं भाई? बिना दशा मिले आप देखिए कौन से ग्रह का फल अभी मिल रहा है, आप कैसे कह सकते हैं? तो जब तक दशा नहीं मिलेगी तब तक आप देखिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो दशा के अनुसार ही सभी फल अपना देते हैं, ठीक है, सभी ग्रह। अब आप ये देखिए कि 1, 5, 9 के स्वामी पूर्ण रूप में अच्छा फल देंगे, शुभ फल देंगे। एक तो नॉर्मल बातचीत हो गई, परंतु कभी कभी ऐसा होता है, आप ये देखिए वो कभी कभी जैसे मान के चलिए मेष लग्न की पत्रिका में गुरु की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए गुरु अच्छा फल देंगे, लेकिन अब बैठने के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी मान के चलिए कि गुरु इस कुंडली में जैसे अच्छे हैं, अब यदि जन्म कुंडली में और अच्छी स्थिति में बैठ जाए, अपने मित्र के घर में बैठ जाए, केंद्र त्रिकोण में बैठ जाए, राजयोग बना दे, तो आप ये देखिए ये गुरु उस व्यक्ति को 16 साल में राजयोग देंगे। और यदि गुरु और बुरी स्थिति में बैठ जाए, मतलब आप मान के चलिए इस कुंडली में तो अच्छे हैं, लेकिन हर प्रकार से सूर्य से अस्त हो जाए, शनि से दृष्ट हो जाए, राहु से दृष्ट हो जाए, मतलब गुरु की स्थिति एकदम बहुत खराब हो जाए, तो गुरु आप ये देखिए फिर किसी प्रकार का बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। मतलब बैठने के ऊपर भी डिपेंड करता है और कौन कहाँ का स्वामी वहां के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहले अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इस कुंडली में कारक कौन है,
इतना सभी को समझ में आया। अब हम लोग एक और कुंडली देखते हैं, ठीक है। आप देखें तो आप 2-3-4 कुंडली देखेंगे ऐसे तो आप सभी को समझ में आ जाएगा। बस 2-3 सूत्र याद रखने हैं। किसी भी कुंडली में आप ये देखिए दूसरे घर और 12वें घर का जो स्वामी होता है, जो उनका फल होता है वो अपने साहचर्य से करते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि गुरुजी ये ग्रह अच्छा फल करेगा, ये ग्रह बुरा, तो लग्नेश का जो मित्र है वो ग्रह उस कुंडली में अच्छा फल करेंगे, जो शत्रु है वो ग्रह खराब फल करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप ये देखिए आपके सामने वृषभ लग्न है। अब सबसे पहले वृषभ लग्न में चलिए आप लोग बताइए इस कुंडली में आप ये देखिए सबसे बुरा करने वाले ग्रह कौन होंगे? गुरु। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी है। अब आप ये देखिए दूसरे तरीके से भी देख लीजिए कि लग्नेश जो शुक्र है, शुक्र के परम शत्रु कौन है? गुरु। शुक्र के परम माइक ऑफ कर ले। शुक्र के परम शत्रु कौन है? गुरु। तो आप ये देखिए गुरु ही इस कुंडली में कारक है, ठीक है। अब गुरु और कहाँ के स्वामी है? लाभ भाव के, एकादश। तो गुरु माइक ऑफ कर ले। तो आप ये देखिए गुरु यहाँ से भी मतलब गुरु इस कुंडली के लिए अशुभ फल देंगे। अब इस कुंडली में अगर देखा जाए तो आप ये देखिए सबसे अच्छा फल देने वाले कौन होंगे? बुध और शनि। पंचम और नवम भाव के स्वामी कौन है? बुध और शनि। तो इस कुंडली में बुध और शनि सबसे अच्छा फल देने वाले हैं। देखिए वही बात हुई कि नहीं जो हमने बोला था। हमने क्या बोला था कि कोई भी कुंडली में आप ये देखिए त्रिकोण के स्वामी उसके मित्र ही होंगे। और ये दैत्य वाली पार्टी क्या है? दैत्य वाली पार्टी में कौन कौन है? शुक्र, बुध, शनि। तो देखिए तीनों त्रिकोण में आप ये देखिए कैसा विज्ञान है ये कि तीनों त्रिकोण में उसी अपने मित्र की राशि आएगी। शुक्र, पंचम के स्वामी बुध, नवम के स्वामी शनि। तो ये तीनों इस कुंडली के लिए अच्छा करेंगे। अब जब ये शुक्र, बुध, शनि अच्छा करेंगे तो आप लोग बताइए कौन से ग्रह बुरा करेंगे? सूर्य, मंगल। अब आपने ये तो देख लिया। आपने देखिए कि सबसे ज्यादा तो बुरा गुरु करेंगे, ठीक है। अब गुरु वाली जो पार्टी के मतलब सूर्य मंगल, तो सूर्य मंगल चंद्रमा भी आप देखिए क्या रहेंगे? तो इस कुंडली में सूर्य मंगल चंद्रमा बुरा फल करेंगे। और अगर इनकी दशा मिल गई, अगर जैसे गुरु की दशा मिल गई 16 साल की वृषभ लगने आपकी, ठीक है, तो आप बोल दीजिए देखिए आप बुरा मत मानिएगा यजमान जी, लेकिन आपकी वृषभ लगने की पत्रिका और आपको गुरु की दशा मिल गई 16 साल आप ये देखिए आपके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष रहे। ये आप बोल सकते हैं। माइक ऑफ कर रंजित पांडे जी, समझ रहे हैं आप लोग? तो आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा क्योंकि कोई भी ग्रह है वो ग्रह एक्टिव कब होगा? वो ग्रह एक्टिव तब होगा जब आप ये देखिए जब उसकी दशा आएगी, जब उसका समय आएगा। बिना समय के कोई एक्टिव इत्यादि होता है कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप ये देखिए हम कैसे देखेंगे कि कौन सा ग्रह एक्टिव है? क्योंकि कुंडली में तो नवग्रह रहते हैं। कुंडली में जैसे अभी आप लोग हम लोग कितने लोग हैं? लगभग मान के चलिए 100 लोग हैं। तो आप ये देखिए 100 लोगों में से एक समय पर सभी जातक तो पूर्ण रूप एक्टिव रहेंगे नहीं। या तो आप लोग प्रश्न पूछेंगे या तो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। जैसे अभी हम एक्टिव है पूर्ण रूप हम पढ़ा रहे हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद आप ये देखिए जब आप लोग प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग एक्टिव हैं। ठीक उसी प्रकार कुंडली में जो नवग्रह हैं, नवग्रह में से जिस ग्रह की महादशा रहेगी, जिस ग्रह की महादशा चल रही है वो ग्रह सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, वो ग्रह सबसे ज्यादा सक्रिय होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि उस ग्रह की सरकार रहेगी। जैसे अभी भाई बीजेपी की सरकार है, उसमें मोदी जी की सरकार, ठीक है। अब आप ये देखिए कि उसमें अगर कोई दूसरा ग्रह की जब दशा आएगी तो उसकी सरकार बन जाएगी। तो 9 ग्रह की सरकार चलती है। जिस ग्रह की महादशा है वो ग्रह एक्टिव रहेगा, उसके साथ साथ उसके अंतर्गत जिस ग्रह की अंतरदशा है। अंतरदशा क्या होती है? महादशा के अंदर जो चलती है वो अंतरदशा है। जैसे आप ये देखिए 2024 में अभी कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर। 2024 में 12 महीने होते हैं। उसी प्रकार से हर एक महादशा में आप ये देखिए 9 अंतरदशाएं होती है, नवग्रह। हर एक महादशा में सूर्य से लेकर राहु, केतु, शनि तक सभी नवग्रहों में आप ये देखिए हर एक ग्रह के अंदर नवग्रहों की अंतरदशा होती है जो कि क्रमशः चलती रहती है। और जिसका क्रम क्या है? आचंकूरा जीशा भूकेशु। याद है कि भूल गए? याद रखिएगा आचंकूरा जीशा भूकेशु, क्योंकि क्रम यही है। आ मतलब आदित्य, सबसे पहले सूर्य की महादशा, फिर उसके बाद आप ये देखिए सूर्य, चंद्र, मंगल, फिर राहु, आचंकूरा, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, शुक्र। यही क्रम है। और आप ये देखिए इसी क्रम से पूर्ण रूपेण दशाएं भी चलेंगी और इसी क्रम से अंतरदशाएं भी चलेंगी, ठीक है। तो जो ग्रह की महादशा एवं अंतरदशा चलेगी आप ये देखिए वही ग्रह पूर्ण रूप में क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा, सक्रिय रहेगा, ठीक है। अब आप ये देखिए और यदि वो ग्रह जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है, यदि वो ग्रह आप ये मान के चलिए कि
उस कुंडली में परम अकारक ग्रह हो गया, बुरा ग्रह हो गया। उसके साथ साथ आप ये देखिए उस ग्रह को शनि ने भी देख लिया, वो ग्रह अपने शत्रु की राशि पर भी है, तो उस ग्रह की दशा में आप ये देखिए मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो आप ये देखिए कि वो ग्रह ऑलरेडी बुरे भाव का स्वामी है, अकारक है, उसके साथ साथ वो और बुरी स्थिति में बैठ गया, तब तो वो ग्रह फिर मार ही डालेगा। लेकिन मान जैसे अभी हम लोग यहाँ वृषभ लग्न की बातचीत करें, ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं, यदि मान के चलिए वृषभ लग्न, ठीक है, अब इसमें आप ये देखिए गुरु स्वामी हुए, गुरु अष्टम भाव के स्वामी हुए, परंतु आप ये देखिए गुरु भले अष्टम भाव के स्वामी है, लेकिन यदि गुरु आप ये देखिए कि अच्छी अपने मित्र की राशि पर बैठ गए और गुरु जो है शुभ ग्रहों से दृष्ट हो गए, ठीक है, वो शुक्र बुध चंद्रमा अच्छे शुभ ग्रहों से यदि दृष्ट हो गए, तो आप ये देखिए मृत्यु भाव के अष्टम भाव के स्वामी होने के बाद भी गुरु उतना बुरा क्या करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि भले बुरे भाव के स्वामी है लेकिन बैठे तो अच्छे, सही है कि नहीं? तो इसी प्रकार भले आप ये देखिए भले किसी के पिता मर्डरर रहे हो, क्योंकि आपके पिता ने भले मर्डर किया हो, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप भी मर्डर करेंगे उनके पुत्रों को, सही है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार से दो प्रकार से ग्रहों का फलादेश किया जाता है, ठीक है, दो प्रकार से ग्रहों का फलादेश किया जाता है। सबसे पहला कि वो ग्रह कहाँ का स्वामी है और दूसरा वो ग्रह कहाँ बैठा है, ये दोनों ही स्थितियां सबसे पहले हमें देखनी है। इसके पश्चात और बाकी सारी स्थितियां आई हैं कि भाई वो ग्रह कहाँ का स्वामी हो गया, वो ग्रह फिर किसके घर में बैठा है, उस ग्रह को कौन देख रहा है, उस ग्रह के साथ कौन बैठा है, अपने शत्रु के घर में बैठा है, मित्र के घर में बैठा है, अस्त होकर बैठा है, निम्न होकर बैठा है, होकर बैठा है, इत्यादि इत्यादि, समझ गए? तो इस पत्रिका में आपने देखा कि वृषभ लग्न में आपने देखिए परम अकारक कौन पार्टी हो जाएगी, ये गुरु। गुरु का मतलब आप समझ जाइए कि इस कुंडली में आप देखिए सूर्य चंद्र मंगल गुरु अकारक होंगे और कारक ग्रह कौन होंगे, अच्छे करने वाले कौन होंगे, यहाँ पे देखिए शुक्र, शुक्र के साथ बुध और शनि, तो शुक्र बुध शनि इस कुंडली में क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे, ठीक है। चलिए अब इस पूरी कुंडली का एक एक घर का हम देखते हैं। सबसे पहले एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लग्नेश कभी भी अशुभ नहीं होता, ये अपने मस्तिष्क में लिख लीजिए, लग्न का स्वामी लग्नेश आप देखिए कभी भी अशुभ नहीं होता, ठीक है, हमेशा शुभ होता है, ठीक है। अब आप ये देखिए लग्न के स्वामी शुक्र हो गए, तो ये क्या होंगे, शुभ होंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए दूसरे भाव का स्वामी बुध, लेकिन क्या दूसरे भाव का स्वामी अपने सहचर से अपने से फल देगा ना, इसकी दूसरी राशि ढूंढिए कहाँ है, इसकी दूसरी राशि पंचम भाव में है, इसकी दूसरी राशि पंचम भाव में है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ बुध अच्छा फल देगा क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है। तीसरे घर का स्वामी चंद्रमा, शुक्र चंद्रमा शत्रु है, ठीक है। और आप देखिए तीसरा घर भी बुरा होता है, ये आप सबको पता है कि त्रिखंडार जो हो गए है ना, उच्च इत्यादि हो गए, तो तीसरा घर भी क्या होता है, तीसरा घर बुरा होता है। तो इसका तात्पर्य चंद्रमा भी क्या यहाँ अच्छा फल नहीं देंगे। सूर्य आप देखिए क्या, सूर्य जो है लग्नेश का शुक्र का शत्रु है या मित्र है, भले केंद्र का स्वामी है, भले सूर्य जो है वो आप देखिए केंद्र का स्वामी है, लेकिन लग्नेश का तो शत्रु हुआ ना शुक्र का, तो शुक्र का जब शत्रु हुआ इसका मतलब सूर्य भी यहाँ अच्छा फल नहीं देगा। बुध क्या है, अच्छा फल देंगे। त्रिकोण शुक्र क्योंकि लग्नेश है तो लग्नेश को कभी कोई दोष नहीं लगता, वो अच्छा ही फल देता है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल, आप ये देखिए मंगल क्या है, मार्केश इत्यादि हो जाएंगे और दूसरी पार्टी के, तो मंगल भी बुरा फल देंगे, ठीक है। अष्टम भाव के स्वामी गुरु परम अकारक होंगे, सबसे ज्यादा बुरा फल देने वाले। नवम भाव के स्वामी क्या होंगे, शनि, ये अच्छा फल देंगे। अब आप ये देखिए दशम भाव के स्वामी ये भी शनि है, लेकिन और केंद्र के स्वामी भी हो गए शनि, इस कुंडली में सबसे अच्छा फल देने वाले हो जाएंगे। गुरु तो स्वयं बुरे हैं, अष्टम भाव के स्वामी, और मंगल यहाँ का फल कहाँ से होगा, दूसरी राशि से, इनकी दूसरी राशि कहाँ है, सप्तम भाव में। तो आप ये देखिए यहाँ मंगल क्या करेंगे, सबसे ज्यादा और अशुभ फल देंगे, मतलब मंगल में मार्केश इत्यादि हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये देखिए समझ में थोड़ा बहुत तो समझ में इत्यादि पूर्ण रूप में आपको आया कि भाई कैसे कौन सी कुंडली में आप ये देखिए, और ये फिक्स है। अब जैसे वृषभ लग्न, आप लोगों में से किसी की यदि वृषभ लग्न है, ठीक है, अब आप ये देखिए वृषभ लग्न में अब शनि सबसे ज्यादा अच्छा काम करने वाले हो गए, और यदि वृषभ लग्न वालों को शनि की दशा मिल गई और शनि यदि अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो शनि के 19 साल में वो व्यक्ति राजा बन करते हैं, ये फिक्स है, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। तो इस प्रकार आपने देखिए हम लोग को हर 12 लग्नों का सबसे पहले पूरा एकदम फिक्स जानना है कि किस लग्न में कौन सा ग्रह शुभ करेगा अशुभ करेगा, ठीक है। अब हम अगली लग्न निकाल रहे हैं, अब इसमें आप लोग बताइएगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा कि क्या कैसे रहेगा और कौन सा ग्रह किस प्रकार से फल देगा, ठीक है। मिथुन लग्न, चलिए मिथुन लग्न में चलिए बताइए सबसे ज्यादा परम अकारक ग्रह कौन होगा, मंगल, षष्ठ भाव का, ठीक है। चलिए अब आप ये बताइए परम कारक मतलब अच्छे ग्रह कौन से ग्रह हीरो होंगे, अच्छा फल देंगे, शुक्र शनि, तो क्यों
जी जी, शुक्र सप्तम भाव और नवम भाव के स्वामी होगा शुक्र है इसलिए, ठीक है। चलिए ये चीज सबसे पहले बेसिक क्लियर हो गया ये चीजें कि सबसे ज्यादा बुरे कौन होंगे और अच्छे कौन होंगे। अब आपको ये भी क्लियर हो गया किस कुंडली में माइक ऑफ करें, ठीक है। बैकग्राउंड से साउंड आए वो बिल्कुल भी मतलब ऑन मत करिएगा, ठीक है। जो शांत अवस्था में बैठे वही ऑन रखिएगा। अब आप ये देखिए इस कुंडली में आपको ये भी पता चल गया, इस कुंडली में आप ये देखिए हीरो ग्रह कौन कौन होंगे बताइए। शुक्र एवं बुध शनि, ठीक शुक्र है। शनि बुध शुक्र शनि बुध इस कुंडली में हीरो ग्रह होंगे। तो इसी प्रकार से इस कुंडली में अकारक ग्रह मतलब कौन से ग्रह में राहु भी होगा। कौन अभी राहु केतु की चर्चा नहीं, अभी राहु हमने पहले ही मना किया कि राहु केतु की चर्चा मत करिए, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही करिए। और मंगल नेगेटिव प्लेनेट कौन से होंगे कि सब जो सूचना गुरु सूर्य मंगल गुरु सूर्य मंगल, आप देखिए गुरु सूर्य चंद्र मंगल इस कुंडली में बुरे ग्रह होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक भाव पे चलते हैं। लग्न का स्वामी कौन है? बुध कैसा फल देगा? अच्छा फल दे दूसरा भाव का स्वामी चंद्रमा ये कैसा फल देंगे? अच्छा नहीं ये अच्छा फल, ये बिल्कुल ये अच्छा फल देंगे। क्यों? क्योंकि मारक भी हैं, मारक भाव के स्वामी हो गए और उसके साथ साथ लग्नेश के शत्रु हो गए, चंद्रमा बुध शत्रु हो गए, ठीक है। इसलिए अच्छा फल नहीं देंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए सूर्य तीसरे घर के स्वामी हैं और लग्नेश के क्या हैं? शत्रु हैं। अरे मित्र है बोल रख लेते हैं सूर्य और मित्र है वो सूर्य बुध, ठीक है। मतलब सौतेले पिता है और मित्र हैं। तो सूर्य क्या है, क्या फल देंगे? यहाँ अच्छा फल दे सकते हैं, तटस्थ मान के चलिए। हम मान लेंगे कुछ स्थितियों में माइक ऑफ करें, कुछ स्थितियों में आप देखिए तटस्थ मानिए, सब मानिए, न्यूट्रल, ना अच्छा ना बुरा। चलिए चौथे घर का स्वामी कौन हो गए? बुध, ये भी अच्छा फल देंगे क्योंकि लग्नेश है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र, ये भी अच्छा फल देंगे क्योंकि शुक्र है। षष्ठ भाव के स्वामी सबसे बुरा करेंगे। सप्तम भाव के स्वामी आपको देखिए गुरु क्या करेंगे? अच्छा फल अच्छा हमने पहले ही बताया, आप लोग क्यों भूल जाते हैं कि भाई जो पार्टी है पार्टी मत बदलिए आप लोग, है ना। जब बुध शुक्र और शनि इस कुंडली में अच्छे हैं और सूर्य मंगल गुरु चंद्रमा बुरे हैं, तो आप ये देखिए गुरु बुरा फल ही करेंगे। गुरु क्यों अच्छा करेंगे? गुरु बुरा फल ही करेंगे, उसका कारण भी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब आप ये देखिए शनि आप देखिए अष्टम भाव, शनि अष्टम के भले स्वामी है लेकिन फिर भी त्रिकोण इत्यादि के स्वामी है, मित्र है, लग्नेश के मित्र है, तो उतना बुरा नहीं करेंगे। दशम भाव के स्वामी गुरु बुध के परम शत्रु हैं, गुरु बुध शत्रु हैं, तो आप ये देखिए बुरा फल ही करेंगे। और एकादश मंगल भी बुरा करेंगे और शुक्र अच्छा करेंगे। क्यों? शुक्र दूसरी राशि का के अनुसार फल देंगे और शुक्र की दूसरी राशि पंचम में, तो उसके अनुसार फल देंगे और उसके अनुसार अच्छा फल बुरा फल करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ये ग्रहों के आप देखिए कारक अकारक ये सब चीजें पूर्ण रूप में जानने जब तक आप लोग ये नहीं जानेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो आपको 12 लग्न के पूर्ण रूप में, इसलिए आज हमने 3 बताया है। आप लोग को होमवर्क में कल के लिए दिया जा रहा है। आप ये देखिए तो लग्न बनाएंगे अर्थात मेष वृष मिथुन, ठीक है, 3 तो हो गई है। लग्न बनाएंगे और उसके सामने लिखेंगे कारक ये ग्रह, अकारक ये ग्रह, ठीक है, परम कारक परम अकारक, सम तटस्थ जो भी है 3 4 5 कैटेगरी बनाकर आप ये देखिए कर देंगे। उस प्रकार आप लोग आप ये देखिए ग्रह लिखेंगे। इस कुंडली में कारक ग्रह कौन सा होगा और अकारक ग्रह कौन सा होगा और सम ग्रह कौन सा होगा। त्रिवेणी प्रसाद जी माइक ऑफ करें, ठीक है। तो आप देखिए आपको पूर्ण रूप में इस प्रकार ग्रह लिखने हैं क्योंकि हर एक कुंडली में आपको पता होना चाहिए कि किस कुंडली में कौन से ग्रह अच्छा फल देंगे, कौन से ग्रह बुरा फल करेंगे। जब आप लोगों को ये चीज पूरी क्लियर हो जाएगी, इसके पश्चात हम लोग जो जन्म कुंडली होती है कि जिसमें बैठने का भी फलादेश होगा, फिर उसमें हम लोग देखेंगे कि ये ग्रह अच्छा कारक है लेकिन बैठा कहाँ है। कभी पता है क्या होता है, आप ये देखिए कि जैसे मान के चलिए बहुत अच्छा ग्रह है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने मिथुन लग्न में देखा, मिथुन लग्न में आप ये देखिए कि बुध शुक्र शनि अच्छे होते हैं, तो बुध शुक्र को मान लेते हैं, ठीक है, कि बुध शुक्र बहुत अच्छे हैं, ये अच्छा फल देंगे। परंतु आप ये देखिए कि बुध शुक्र बहुत अच्छे हैं, परंतु अगर जन्म कुंडली में ऐसी स्थिति में बैठ जाए जो कि एकदम नेगेटिव स्थिति हो, एकदम नेगेटिव स्थिति हो, आप समझ रहे हैं कि नहीं। आपको कुलदीप ओझा जी, आप एक चीज हम आपको बताएंगे, आप क्लास में थोड़ा सा कंटिन्यू रहा करिए क्योंकि आप रहते तो हैं परंतु आपका मस्तिष्क इधर उधर रहता थोड़ा सा, या और भी दूसरी चीजें भी आप मैनेज करते हैं। अभी आप मत बोलिए, क्लास में बोल दीजिएगा, तो इस वजह से भी आप ये चीजें थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि हमको पता है आपका मस्तिष्क तेज है, आप एक बार में पकड़ लेते हैं लेकिन आप स्थिर नहीं रहते हैं। अर्थात आप
क्लास के साथ साथ कोई दूसरा कार्य भी कर रहे होते हैं, इस वजह से हमेशा ये चीजें होती हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आप पूरे मस्तिष्क के साथ एक क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, आपका कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा। समझ रहे हैं? बिल्कुल। ये देखिए अनुष्ठान में गुरु जी आप बता रहे हैं, गुरु जी हमने इसीलिए कहा ना, एक साथ दो कार्य नहीं होते हैं। इसके लिए आप समझ गए कि हमको पता है आपका मस्तिष्क कैसा है, इसलिए आप अच्छे से पूरा वो करिए, तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, ये चीजें अब आप लोग माइक ऑफ करें, अभी प्रश्न मत पूछिएगा। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि अशोक जी माइक ऑफ करें प्लीज। अब आप ये देखिए कि कभी कभी कोई ग्रह अच्छी कुंडली में मतलब कारक ग्रह होते हैं, जैसे मिथुन लग्न की कुंडली में हमने शुक्र का बताया, बुध का बताया, परंतु आप ये देखिए कारक ग्रह होने के बाद भी यदि वो ग्रह 6, 8, 12 में बैठ गया, शत्रु के घर में बैठ गया, ठीक है, 6, 8, 12 में बैठ गया, शत्रु के घर में बैठ गया, उसके साथ साथ आप ये देखिए पापी ग्रहों से दृष्ट हो गया, शनि से दृष्ट हो गया, सूर्य से अस्त हो गया, नीच राशि का हो गया। आप समझ रहे हैं? यदि इस प्रकार का ग्रह हो गया और कारक होकर भी, तो आपको क्या लगता है कि कारक होकर भी वो ग्रह फिर अच्छा फल दे पाएगा ना? और कभी कभी ऐसा होता है, 5% स्थितियों में ऐसा होता है कि कोई कुंडली में, जैसे अब इस कुंडली में आप ये देखिए, मान के चलिए मंगल अच्छा है, मतलब सॉरी मंगल बुरा, मिथुन लग्न में अभी हम लोगों ने देखा ना कि मिथुन लग्न में आप ये देखिए, मिथुन लग्न की पत्रिका में ये देखिए सबसे बुरा नेगेटिव प्लैनेट कौन सा होगा? षष्ठ भाव का स्वामी जो कि मंगल है, तो मंगल सबसे ज्यादा नेगेटिव करेंगे। परंतु आप ये देखिए मंगल यदि उच्च का बैठ गया, मतलब उच्च का मतलब आप ये देखिए मंगल यदि अपने घर में बैठ गया, उसके साथ साथ मंगल को शुभ ग्रहों ने देख लिया, गुरु को देख लिया, शुक्र ने देख लिया, अगर शुभ ग्रहों ने देख लिया मंगल को और अगर अच्छी स्थिति में बैठ गया मंगल देवता, तो क्या होगा? तो आप ये देखिए वही मंगल आप ये देखिए अच्छा रिजल्ट भी कर सकता है। आप समझ रहे हैं? तो ऐसी भी स्थितियां आती है कुंडली में, क्योंकि आप लोग ये भी बोलेंगे कि गुरुजी आपने तो बोला था कि मिथुन लग्न में मंगल बहुत बुरा करता है, यहाँ तो मंगल 7 साल में बहुत अच्छा कर दिया। तो वो की स्थिति के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल क्या देखेंगे? फिलहाल हम लोग ये देखेंगे, आप सभी को 12 लग्न में ये पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह अच्छा करेगा, कौन सा ग्रह बुरा करेगा। और ये जानने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? शत्रु मित्र, जो सबको याद होने चाहिए। अगर कोई भी ग्रह आपको देखना है कि गुरुजी इस कुंडली में ये ग्रह अच्छा करेगा बुरा, अगर वो लग्नेश का शत्रु है तो वो बुरा करेगा, और अगर वो लग्नेश का मित्र है तो अच्छा करेगा। बस ये सिंपल सा रूल। कोई भी कुंडली में 12 लग्न में आप ये देखिए, लग्नेश के जो जो मित्र होंगे वो अच्छा करेंगे, लग्नेश के जो जो शत्रु होंगे वो नेगेटिव रहेंगे उस कुंडली के। क्लियर हो गया आप सभी को? ठीक है, चलिए अब लॉजिकल और टू द पॉइंट एक एक आप प्रश्न करें। गुरुजी मिथुन लग्न में आपने भी गुरु का बोला अच्छा कारक रहेगा, कारक रहेगा। हाँ, तो आप बोल रहे उसको उत्तर हम बताएं, कई बार अच्छा भी देता है रिजल्ट। कोई ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा देता है? अभी हम लोग इसलिए जो सीख रहे हैं उसी में रहे हम लोग। लग्नेश का गुरु क्या है उस कुंडली में? मिथुन लग्न में शत्रु है। सीधी बात, नो बकवास। शत्रु है मतलब बात खत्म, मतलब शत्रु ही रहेगा, मतलब बुरा फल। केंद्र का फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने बोला ना, हमने जो एक लाइन बोली उसके लिए कि हम आगे बताएंगे, तो वो लाइन हमने क्यों बोली आप समझिए। हमने क्यों बोली बोला, हमको क्यों बोलने की जरूरत पड़ी बोली? समझ नहीं रहे, यही सब इसलिए शनि प्रबल होना भी, शनि मतलब गहराई, तो ये चीज इसलिए हम जो बोलते हैं उसकी गहराई पर भी जाए तो आपको अपने आप उत्तर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। गुरुजी सूर्य और बुध ये तटस्थ होते हैं या शत्रु? जी प्रवेश फिर से रिपीट करें प्रश्न। सूर्य और बुध तो जो है देवता और दैत्य वाली पार्टी में है, तो ये तटस्थ कैसे होते हैं? मतलब ये जो है ये तो शत्रु होनी चाहिए, अभी आपने बताया था ये तटस्थ होते हैं। तटस्थ इसलिए क्योंकि आप ये देखिए जो शत्रु और जो माइक ऑफ करें, जो शत्रु और मित्र वाली पार्टी, उसमें से भी तो कुछ ग्रह आप ये देखिए जो एक दूसरे को सम मानते हैं, तटस्थ मतलब मित्र मानते हैं। अब जैसे बुध है तो बुध सूर्य को क्या मानते हैं? वो मित्र मानते हैं। भाई आप ही लोग, आप लोग अगर शत्रु मित्र जिसने याद किया उसको क्लियर होगा। बुध सूर्य को क्या मानते हैं? मित्र मानते हैं। तो बुध की लग्न है, मिथुन लग्न किसकी लग्न है? बुध की लग्न। तो आप ये देखिए जब बुध की लग्न है तो बुध सूर्य को क्या मानेंगे? अपना मित्र मानेंगे। ये चीज है। जैसे शुक्र मंगल दोनों अलग अलग पार्टी के, शुक्र दैत्य वाली पार्टी के हैं, मंगल देवताओं वाली पार्टी के। लेकिन क्या दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं? शुक्र मंगल, बताइए। मंगल और शुक्र जो एक दूसरे को शत्रु मानते हैं जी गुरुजी। मंगल और शुक्र एक दूसरे को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। दोनों को गुरु मानते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से गुरु और शनि दोनों एक दूसरे को क्या मानते हैं? शत्रु या मित्र? शनि शत्रु है। अरे सम मानते भैया, सब मानते हैं। शनि शत्रु नहीं है।
शनि को सम मानते हैं और शनि गुरु को। दोनों एक दूसरे को सम। अब आप ये देखिए दोनों अलग अलग पार्टी के लेकिन फिर भी सम मानते हैं ना। तो ठीक उसी प्रकार से ऐसा एकदम फिक्स नहीं है पूर्ण रूपेण कि अलग अलग पार्टी के हैं तो सब शत्रु ही हो गए भाई, गुप्त रूप से कभी कभी थोड़ा मित्रता भी हो जाती है। तो ये चीज है। तो इस प्रकार सूर्य बुध सूर्य को क्या मानते हैं, मित्र मानते हैं और सम मानते हैं, इसलिए सूर्य बुध मित्र हैं। वैसे पिता पुत्र मतलब पिता और सौतेले पुत्र इत्यादि, इसलिए वो मित्र हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न किसी का। आप लोगों को कल की कक्षा में, कल हम तभी क्लास लेंगे आप ये देखिए जब सभी जातक पूर्ण रूप में आप ये देखिए कि नवग्रह का एक कॉपी पे लिखिए और फोटो खींच के सेंड करेंगे। एक कॉपी पर आप ये देखिए यहाँ मेष लग्न का आपने चक्र बनाया और ऐसा नहीं कि एक पेज पे आप इतने बड़े बड़े चक्र बना रहे हैं। एक पेज पे या तो प्रसाद जी, हम मच्छर मारे यहाँ तक आवाज आ रही है देवेंद्र प्रसाद जी। अब आराम से मच्छर मारे जी। तो आप ये देखिए कि किसी भी प्रकार से कि एक पेज पर या तो 4 चक्र हो और अगर पेज बड़ा है तो 6 चक्र। एक पेज पर 6 चक्र बनाइए ताकि 2 पेज में 12 चक्र आ जाएं। तो एक मेष लग्न का चक्र बनाइए, उसके सामने लिखिए कारक ग्रह ये। जैसे एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। मेष लग्न की आपने कुंडली बनाई, ठीक है, खाली उसमें कोई ग्रह नहीं। मेष लग्न का जो भी हमने आपको दिखाया, जैसे ये हम जो भी चक्र दिखा रहे हैं तो क्या इसमें कोई ग्रह भरे ना, खाली। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखिए आपने मेष लग्न का एक चक्र बनाया तो उसके सामने लिखा कारक ग्रह। कौन कौन? मंगल सूर्य गुरु चंद्रमा। अकारक ग्रह कौन कौन? शुक्र बुध शनि। ठीक है, उसमें एक परम कारक भी लिखिएगा। परम कारक कौन होगा कि बुध। ठीक है, और अकारक ग्रह शनि और शुक्र। और फिर अगर कोई फिर सम होगा तो सम लिख दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऐसे 12 लग्नों का आपको पूर्ण रूप में सारी चीजें बनाकर कल की क्लास में आप देखिए आपको सेंड करना है। तो उसी प्रकार सब चीजें फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे उसमें और भी चीजें, क्योंकि आप ये देखिए अब ये जो चीजें हैं ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये अगर आप लोग 10 साल बाद भी फलादेश करेंगे ना तो भी आपको ये सूत्र अपनाने पड़ेंगे। मतलब इन सूत्रों के बिना आप फलादेश कभी कर ही नहीं सकते। ये आधार है। बिल्कुल मारक भी लिखना है कि मारक कौन सा ग्रह है। मारक भी कारक, अकारक, मारक और सम तटस्थ ग्रह। तो ये कारक ग्रह जी जी कश्यप जी, परम कारक ग्रह उसको एक बार आगे, क्योंकि अभी फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि सब लोग कंफ्यूज है, इसलिए कारक भी रहने देते हैं। इस प्रकार का भी कोई वो नहीं करते। ठीक है, ये चीज है क्योंकि सब देश काल परिस्थिति को देखते हुए सब करते। तो पहले परम कारक पकड़ ले फिर आगे चीजें पकड़ेंगे। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? आप लोग प्रश्न पूछें। जी गुरु जी प्रणाम। बोले, प्रश्न बोले। गुरु जी मैं ये कह रहा हूँ, ये जैसे लगनेश है, जैसे इसमें आपने कारक का बताया, तो लग्न का ऐसे भी हो सकता है जो लगनेश है उसके जितने मित्र हैं वो सारे कारक हो गए, ऐसा भी कुछ समझ में? अभी यही तो हम बता रहे हैं कि जो भी मित्र होंगे वो कारक ही होंगे। लग्नेश के जो भी मित्र होंगे सब कारक होंगे। ये तो एक आंख बंद करने वाला, जैसे कोई भी लग्न आपने बोली कि कन्या लग्न, अब कन्या लग्न में लग्न का स्वामी कौन है? बुध। तो बुध के मित्र सब कारक हो जाएंगे, बुध शुक्र शनि। ये तो एक मतलब आंख बंद करके ये तो है, लेकिन आप ये देखिए आपको अलग अलग पूरा करके लिखना है कि उसमें परम अकारक कौन होंगे, अकारक कौन होंगे, ये चीजें। वो तो इस प्रकार से, वो तो यही तो हम आपको सबको कब से बता रहे हैं कि जो भी लग्नेश होगा उसके जो मित्र होंगे वो कारक हो जाएंगे, जो शत्रु होंगे वो अकारक। सिंपल सही 2 लाइन। ठीक है, यही हर एक लग्न में लगे। चलिए, और जी हमारा वो देख लेना आप। बिल्कुल बिल्कुल जी। चलिए, और किसी का प्रश्न? गुरुजी अगर परम कारक ग्रह हुआ और वो अच्छी स्थिति में बैठा है तो गुरुजी वो नेगेटिव फल अच्छा देगा या क्या उसमें थोड़ा शुभ? परम कारक ग्रह आप ये देखिए अगर थोड़ा शुभ स्थिति में बैठा है तो वो इतनी ही कृपा कर दे कि नेगेटिव ना करे, उसकी यही कृपा होगी, क्योंकि वो नेगेटिव ग्रह है, वो परम कारक है। अब वो तो बुरा करने के लिए बैठा है कि मैं तो पूरा इस कुंडली के लिए करके रहूंगा। तो वो अगर अच्छी स्थिति में बैठ जाए तो आप ये देखिए वो इतना करेगा कि चलो नेगेटिव नहीं करेगा, इतना ही वो कृपा कर देगा कि चलो मैं अच्छी स्थिति में बैठ गया, उसमें तुम्हारा इतना ज्यादा नेगेटिव तो नहीं करूंगा। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसलिए हमेशा एक सूत्र और याद रखिएगा अपने मस्तिष्क में कि हमेशा कुंडली में आप ये देखिए कि 1, 5, 9 के ग्रह जो हैं वो मजबूत होने चाहिए। हमेशा कुंडली में कारक ग्रह मजबूत होने चाहिए। हमेशा कुंडली में जो ग्रह कारक ग्रह हैं वो उच्च के हो जाएं, वो अपने घर में बैठ जाएं, वो शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तब आप ये देखिए उस कुंडली वाला जातक जो है वो तरक्की करता है। अगर गलती से आप ये देखिए अकारक ग्रह प्रबल हो जाए, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, अभी हम लोगों ने मिथुन लग्न देखी। अब मिथुन लग्न की पत्रिका में आप ये देखिए शुक्र बुध शनि ये तीनों कारक होते हैं। ठीक है, अब आप ये देखिए गलती से कि सूर्य मंगल गुरु अगर प्रबल हो जाए और शुक्र बुध शनि डाउन हो जाए तो पूरी कुंडली उल्टी हो जाए।
अर्थात उस जातक के जीवन में सिर्फ अगर अकारक ग्रह प्रबल हो गए हैं तो उस जातक के जीवन में सिर्फ और सिर्फ कष्ट और संघर्ष और स्ट्रगल ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1, 5, 9 के स्वामी अर्थात जो कारक ग्रह है, कारक ग्रह तो डाउन हो गए, और जब कारक ग्रह में काम करने वाले ग्रह डाउन हो गए हैं तो अकारक ग्रह क्या काम करेंगे? वो तो हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे, अर्थात वो बुरा फल ही हमेशा प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए और किसी का कोई प्रश्न है? गुरु जी एक और पूछना था कि जैसे अगर त्रिकोण का स्वामी और अष्टम का स्वामी एक ही है और वो कुंडली में शुभ है, जब कारक आप कह सकते हैं उसको कारक है, तो वो अगर जैसे कि किसी शुभ ग्रह से, जब पापी ग्रह से दृष्ट भी है, तो फिर वो अपनी दशा में किस टाइप का फल देगा? कि आप दोनों तो आप बता दिए कि शुभ ग्रह से भी दृष्टि, पापी ग्रह, भाई जिस प्रकार की स्थिति में बैठा होगा, और यदि पंचम के साथ वो अष्टम का भी स्वामी है तो आप ये देखिए वो अष्टम का भले स्वामी है लेकिन वो लग्नेश का, जैसे आप सिंह लग्न की बात करें, आप अपने लग्न की बात करें, ठीक है। अब आप ये देखिए कि सिंह लग्न की आपकी पत्रिका है और पंचम का भी स्वामी हुआ गुरु और अष्टम का भी स्वामी हुआ गुरु, ठीक है। आप ये पूछना चाहते हैं। अब गुरु आप ये देखिए, गुरु सूर्य का आप ये देखिए मित्र है, शत्रु? आप बताइए। मित्र है गुरु जी। मित्र है, तो जब मित्र है तो गुरु अच्छा फल करेगा ये, और अगर वो और अच्छी स्थिति में बैठ भी जाए तब तो और अच्छा फल कर देगा, आप समझ रहे हो। और अगर शुभ ग्रहों से दृष्ट भी हो जाए तो और अच्छा फल कर देगा, ये चीज है। लेकिन अगर गुरु भले कारक ग्रह, लेकिन अगर बुरी स्थिति में बैठ जाए, नेगेटिव ग्रहों से दृष्ट हो जाए तो बुरा फल करने लगेंगे, थोड़ा सा उतने अच्छे फल भी कभी करते, ठीक है। बैठने से संबंधित त्रिकोण में बैठना हो कहलाएगा क्या? हाँ, अच्छे भाव में यही कि भाई अच्छी स्थिति में बैठा हो, मतलब अपने मित्र के घर में बैठा हो, अपने घर में बैठा हो, त्रिकोण में बैठा हो, ठीक है। ये मिथुन लग्न में, अभी मिथुन लग्न में 6वें भाव का स्वामी मंगल है, यदि वो मंगल जाके वहां बैठ जाए त्रिकोण में, पंचम या नवम में, तो फिर अच्छा फल दे देगा क्या? तो ये जी वो त्रिकोण का स्वामी थोड़ी ना है, वो तो परम कारक है, वो परम कारक है, वो त्रिकोण का स्वामी थोड़ी ना है, वो तो वो बुरे भाव का स्वामी है, इसलिए वो बुरे भाव का स्वामी है। वो अगर त्रिकोण इत्यादि में बैठेगा तो आप देखिए उसके अंदर भी शुभता आएगी, परंतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव को पूर्ण रूप से अशुभ कर देगा, अशुभ करेगा। ठीक है। चलिए और किसी का प्रश्न है? बाकी आप लोग यही कल पहले 12 लग्न का पूर्ण रूप आप लोग बना कर लाइए, उसके पश्चात हम लोग और आगे धीरे धीरे पूर्ण रूप फलादेश इत्यादि करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आगे जाएंगी। जी कुलदीप जी, बिल्कुल आप यही आप परसों एक बार कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। गुरुजी मेरा 6 महीने हो गया। चलिए जी शक्ति जी बोले। 6 महीने पहले बोला है गुरुजी युष्मान की कुंडली दिखवानी है आपसे। अच्छा, तो आप परसों एक बार कर लीजिए, परसों 6 महीने और इंतजार करिए भैया। 2 महीने मेरे को भी हो गए। नहीं बस अब जल्दी है, बस अब सब पूरा वो क्लियर हो रहा है, सब कोई दिक्कत नहीं है ना, दिवाली वगैरह सब क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए इतना। जी अभिनंदन जी, आपका कोई प्रश्न है? अभिनंदन जी। जी गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। बोले कुलदीप जी माइक ऑफ करें। जी अभिनंदन जी प्रश्न बताएं। जी गुरु जी, मेष लग्न की पत्रिका में दूसरे और सातवें भाव शुक्र जो है मारक है, और सूर्य बैठ के उसको अस्त कर दिए दूसरे भाव में, शुक्र को भी बैठा हुआ है दूसरे भाव में, तो उसका क्या फल होगा? और दशा भी उसका आ जाए तो शुक्र का ही इसका भी अच्छा, क्योंकि अब आप देखिए शुक्र का दशा है तो शुक्र थोड़ा बहुत तो अपना मारक का फल करेगा ही, परंतु अच्छी बात यह है कि सूर्य ने शुक्र को अस्त कर दिया, क्योंकि वहां आप देखिए सूर्य क्या है, वहां सूर्य त्रिकोण का सबसे पंचम भाव लग्न में, ठीक है। तो सूर्य जब पंचम भाव का स्वामी है और सूर्य ने मार्केश को अस्त कर दिया तो यह स्थिति अच्छी मानी जाती है। अर्थात जो मारक का सूर्य ने मार्केश को अस्त किया है तो किसके प्रभाव में कमी आएगी? मार्केश के प्रभाव में कमी आएगी, अर्थात जो मारक का फल है वो अत्यंत कम हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा, और ये स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए ये स्थिति थोड़ा सा अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है। ये चलिए, तो आप लोग अब बस प्रैक्टिस करिए और कल हम आपको सारी चीजें सेंड करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी को हर हर महादेव, शुभ रात्रि। गुरु जी एक लास्ट प्रश्न पूछना गुरु जी। गुरु जी जैसे मेरा एक प्रश्न था कि सप्तम भाव का स्वामी अगर षष्ठ में चला जाए तो वो परम अकारक भी है, तो उसमें अगर उस कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, चंद्रमा पूर्णिमा का चंद्रमा है और लाभ भाव में बैठा है और गुरु की दृष्टि भी है, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि उसकी मैरिज लाइफ ठीक रहेगा? हाँ ठीक बोल सकते हैं, लेकिन आप ही देखिए थोड़ा सा मतलब वही कि चंद्रमा अगर प्रबल है तो बोल सकते, लेकिन फिर भी शनि थोड़ा सा क्या है भाई, शनि आप शनि की बात कर रहे हैं ना, सिंह लग्न में सप्तम भाव का स्वामी होकर सिंह लगन नहीं है गुरु जी, सिंह लगन नहीं है, तुला लगन है। तो तुला लग्न में आपने देखिए फिर सप्तम का स्वामी शनि कैसे होगा?
शनि नहीं बोला गुरु जी, मैंने मंगल बोला। अच्छा, तो मंगल आप देखिए अगर षष्ठ घर में बैठा है, ठीक है, तो उस सप्तम स्थिति का में स्वामी षष्ठ में बोला। तो सप्तम का स्वामी षष्ठ में है तो वो अच्छा फल नहीं देगा, लेकिन चंद्रमा से यदि दृष्ट हो जाए, मंगल दृष्ट हो जाए, चंद्रमा यदि सप्तम भाव को देख ले, सप्तम भाव के स्वामी को देख ले, तो कह सकते हैं कि चीजें थोड़ा सा ठीक रहेंगी ये, लेकिन पूर्ण रूप में वहाँ मरेगा नहीं कहेंगे, क्योंकि सप्तम का स्वामी षष्ठ में तो मतलब अच्छा बिल्कुल रिजल्ट रहेगा, ठीक है। वही मैरिड लाइफ के बारे में पूछना था ना, मैरिड लाइफ के बारे में। हाँ, वो मैरिड लाइफ अच्छी मतलब नहीं दिख रही, क्योंकि आप खुद ही देखिए जब मंगल षष्ठ में रहेगा तो मैरिड लाइफ कैसे मतलब अच्छी रहेगी। जैसे जैसे गुरुजी कल 2 चरण वाला चल रहा था ना, तभी मैंने देखा कि चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, उसमें चंद्रमा लाभ भाव में और गुरु से दृष्ट भी है, गुरु सप्तम भाव में ही बैठे हैं, सूर्य कहाँ है? सूर्य पंचम में। हाँ, तुला पंचम में तुला तो अच्छी स्थिति तो ये है कि भाई तलाक इत्यादि नहीं होगा, है ना, और बहुत ज्यादा ये सब चीजें स्थिति नहीं होगी, सामान्य बोल सकते हैं, लेकिन एकदम अच्छा नहीं बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप में मैरिड लाइफ कुछ सुखी होगी। क्यों? क्योंकि अगर पूर्ण रूप में मैरिड लाइफ सुखी बोल देंगे तो सामान्य हम लोग यहाँ ठीक है। जहाँ तक थोड़ा पूजा पाठ में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, तो क्या वो उसका सही रहेगा या कम करना चाहिए? सही रहेगा, सही रहेगा। चलिए, तो आप रखते हैं।